तो ऑडियंस हमारे पास आ जाएगी तो सर हम अभी नहीं सर We have to wait for audience. यही कुछ कचहरी जो है ना पहले वेलकम करके थोड़ा आप कचहरी अपने टाइम पे शुरू करते हैं, ऑडियंस आते रहेंगे. हाँ हम हो जाते हैं 19 लोग हैं ना. नहीं, I we just start. Audience सर करें. बिस्मिल्लाह. यस सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं डॉक्टर अरशद तकी हूँ, प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पर हम ये खुली कचहरी का आगाज़ कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए, शहरियों के लिए जो कि हमसे मालूमात चाहते हैं, हमसे कोई अपने शिकायत हम तक पहुंचाना चाहते हैं. और मैं वेलकम करता हूँ स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को जो पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, जन पब्लिक को जो पहली खुली कचहरी को ज्वाइन कर रहे हैं. इसका मकसद जैसे मैंने पहले अर्ज़ की, आपकी ग्रीवेंसेस, आपके कंसर्न्स, आपकी प्रपोजल्स, आपके तजावीज़, ये सब चीज़ें हम तक पहुंच जाएं और हम उनको एड्रेस कर सकें, हम उन्हें इनकॉर्पोरेट कर सकें. सो अब हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं खुली कचहरी और सारा सवालात लेंगी और हम जवाब देते जाएंगे. अस्सलाम वालेकुम. आप सबका वेलकम जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उस वक्त देख रहे हैं. हम लोग कमेंट्स में भी जो आप लोग कर रहे हैं, कोशिश हमारी पूरी होगी कि हम आपके भी डायरेक्टली कंसर्न साथ साथ इंक्लूड करते रहें. हमें इनबॉक्स में भी बहुत सारी कंसर्न्स आई हुई हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम उन्हें भी साथ साथ एड्रेस करते रहेंगे. मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने तमाम मेंबरान का जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी टीम जो आपके क्वेश्चंस को टाइमली तौर पे एड्रेस कर रहे होंगे. सर मैं स्टार्ट लेती हूँ. क्वेश्चन हमारे पास आया है जैन अफजल साहब की तरफ से कि Shandong First Medical University of China got the WCAME accreditation recently and has fulfilled all the requirements of PMC for A-list. Please process that as soon as possible. Thank you very much. It has been noted and it's been forwarded to the concerned department for proper protection. So can you... Sir, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा. This issue has been resolved और इस यूनिवर्सिटी को आफ्टर ड्यू प्रोसेस जो लॉफुल प्रोसेस है कैटेगरी ए में रख दिया गया है. तो ही और शी कैन चेक एंड इनका इशू रिजॉल्व हो गया है. इनका और इन जैसे तमाम दूसरे स्टूडेंट्स का इस यूनिवर्सिटी से हमने उसको कैटेगरी ए में डाल दिया है. ठीक है जैन साहब, हमारी जो डिटेल अपडेट यही है कि शेंडोंग मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना को कैटेगरी ए लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया है. तो आपकी जो कंप्लेन है वो रिजॉल्व हो चुकी है. सर नेक्स्ट कंप्लेन हमारी है एहतशाम जफर साहब की तरफ से. व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ करंट स्टूडेंट्स इन किर्गिस्तान? प्लीज इमीडिएटली डू समथिंग फॉर अस. वी आर मोस्टली बिलोंगिंग टू नॉर्मल फैमिलीज. एंड वन मोर थिंग, प्लीज क्लियर द न्यू एडमिशन पॉलिसी फॉर किर्गिस्तान. Thank you very much for raising this issue. First thing I must clarify is that none of our policies is country specific. Our policies are not directed at any specific country. Essentially, what we are looking at, the way we look at the foreign education is that when you select a university, you select it on the basis of the country in which it is located, the standard of education in that university, in order to kind of structure all this process. What Pakistan Medical Commission did was, based on their recognition by the local regulator as well as different international regulators, which include the accepted what we call as blue chip regulators and also independent internationally accredited regulators. We categorize the universities into different categories A, B, C. Also categorize the countries based on their regulatory framework and whether that country's regulatory framework is transparent, is independent, or opaque. So based on that, we have actually formed those categories. How those categories work is when you return after your graduation, we look at that category and then give you a pathway towards entering into our system. And that pathway could be, in case of
category A university, you can get a provisional license and then do your house job here, get a house job here, and then appear for a national licensing exam. In case of category B universities, you have to get your national licensing exam first and then get your house job. In specific conditions, we also kind of restrict some of those graduates to actually get a license and complete their house job in the country from the university from where they got their graduation. But there are those different pathways that have been clearly highlighted, and they are on our websites. Now, coming back to one important thing that I need to emphasize, and that is that these pathways and these categories are determined on the basis of the information we have. We do not have any control over those universities or those regulated bodies. So in case that information changes, our categorization would also change. And second thing is, we are not looking at the category of the university at the time when you got admitted there, because that may change. So we will be looking at the category of your university when you get your graduate degree from. So we are looking at the category of university at the time you graduated from there. And we cannot sitting here guarantee how a university is going to function in the future in a certain country where we have no control. Based on that, we are not stopping you from going and getting admission anywhere. Our categories are a guide there. However, you have to make those informed decisions, and we will only be looking at where you came from at the time of your graduation. We cannot give you any guarantees at this time when you are seeking admission, because those are beyond our control. Mr. President, may I also comment on behalf of the National Medical Authority. पाकिस्तान के मामले में हम भी काफ़ी कॉन्शियस हैं और नेशनल मेडिकल अथॉरिटीज़ पे एक्टिवली काम कर रही है. रिसेंटली जो है कि अथॉरिटी की तरफ से किर्गिज़ एम्बेसी के आला अफसरान के साथ हमारी 2 मीटिंग्स हुई हैं और हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि विथ रिगार्ड टू यूर यूनिवर्सिटीज़ जो बीइंग ए नेशनल रेगुलेटर को जो कि डेटा चाहिए विथ रिगार्ड टू किर्गिज़ यूनिवर्सिटीज़ जो कि MBBS और MD प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं, तो अभी तक हमें एम्बेसी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला. जैसे ही जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया कि वी टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑल कंसर्न्ड क्वार्टर्स, तो जैसे ही हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो हम अकॉर्डिंगली उसका डिसीजन कर देंगे और इसको वाइडली पब्लिसाइज भी कर देंगे ताकि आप लोगों के लिए आसानियां पैदा हो सके. थैंक यू सर. सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सरमत शमरेज साहब की तरफ से कि वी रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट PMC डॉक्टर अरशद तकी टू काइंडली इशू द नोटिफिकेशन एंड पॉलिसी रिगार्डिंग NLE ऑफ PMDC बैचेस. सबसे पहले तो जी मैं एक क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ और एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहता हूँ. ये जो टर्म एक कॉइन हुई है PMDC बैचेस, देयर इज नो सच टर्म. जो भी स्टूडेंट रजिस्टर हुआ था, वो जब भी रजिस्टर हुआ था, अब वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है. सो ये अगर किसी के जहन में गलतफहमी है कि वो PMDC बैचेस हैं और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के जो भी कवानीन हैं उस पर लागू नहीं होते, तो आई थिंक इसको दूर होना चाहिए. Pakistan Medical Commission is the regulator. Anyone who was registered with PMDC stands registered with Pakistan Medical Commission. Coming back to National Licensing Exam. National Licensing Exam is being conducted. And for your information, we have more than 9,000 students, doctors, graduates who have already registered for and would be appearing, inshallah, in the coming exam in the beginning of December. So I think there should be no ambiguity about it. The next one would be in March. So if you have not already registered for the exam, you can register for the exam in March, because the registration for December is now closed. Or you can register for June, because if your house job finishes in June, then you are going to require your national licensing exam passed before you get a permanent license. Thank you, sir.
सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा मोहम्मद इब्राहिम साहब की तरफ से, वो बेसिकली एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं हमारी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है ऑन नॉन रिकग्निशन ऑफ ऑनलाइन फॉरेन क्वालिफिकेशन. उनका कंसर्न बेसिकली ये है कि द स्टूडेंट्स फ्रॉम ए लिस्ट यूनिवर्सिटीज हु आर स्टक इन पाकिस्तान फॉल इन दिस कैटेगरी as Punjab government does not allow foreign students to apply for internship without having degree and provisional RMP. Please explain this and allow government teaching institutes to give internship to overseas Pakistani students stuck in Pakistan. जी, यहाँ पे भी आई थिंक बड़ा अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ लिया, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन इज वांटेड एंड मच नीडेड. बैकग्राउंड में मैं आपको बता दूं कि जब पाकिस्तान के अंदर मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई स्टूडेंट दाखिल होता है तो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, 3 साल वो पूरे वो अपने आधा या आधे से ज़्यादा टाइम एक्चुअली हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स के साथ गुजारता है, जो उसकी ट्रेनिंग का सबसे असेंशियल कंपोनेंट है. सो मेडिकल ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग की जो डिग्री है, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं. एक टीचिंग है जो क्लासरूम टीचिंग जिसको हम कहते हैं, और एक ट्रेनिंग होती है जो कि पेशेंट की बेड साइड के ऊपर ट्रेनिंग होती है, जो मेडिसिन के प्रोफेशन का, इसकी ग्रेजुएशन का एक क्रिटिकल एलिमेंट है, और इसके बगैर हम किसी को डॉक्टर तस्लीम नहीं कर सकते. सो अगर कोई भी यूनिवर्सिटी कहीं की भी ऑनलाइन क्लासेस करवा रही है और उसके अंदर जो पेशेंट की बेड साइड की ट्रेनिंग है वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, तो वो डिग्री हम तस्लीम नहीं कर सकते. पाकिस्तान के अंदर भी जब ये सब कोविड का हुआ और कॉलेजेस के सेशंस और कॉलेज के फॉर्मल क्लासेस जो थी वो सस्पेंड हुई और उनको ऑनलाइन किया गया क्लासरूम टीचिंग को, तो वार्ड्स की टीचिंग सस्पेंड नहीं हुई. स्टूडेंट्स वार्ड्स में जाते रहे, वहाँ जाके पेशेंट्स को देखते रहे, वहाँ उनके रोल प्रोटीन्स उसी तरह रही. सो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप किसी भी पेशेंट कांटेक्ट के बगैर आप जाके और ये सब ट्रेनिंग डिग्री लेके आए हैं तो वो हम तस्लीम नहीं कर सकते. सेकंड पार्ट, आपने पूछा कि पंजाब गवर्नमेंट इंटर्नशिप नहीं देती ओवरसीज पाकिस्तानीज को. देखें, जब आप मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए गए हैं तो जिस इदारे से आप डिग्री लेने गए हैं ये उसकी जिम्मेदारी है कि आपको उस डिग्री के तमाम कंपोनेंट्स पूरे करें. वो पाकिस्तान के गवर्नमेंट या पाकिस्तान के इदारे की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आप तालिब इल्म तो आप बाहर के किसी मुल्क के हों और यहाँ पे पेशेंट्स के ऊपर ट्रेनिंग आपको यहाँ कोई दे रहा हो. ये पॉसिबल नहीं है और ये एक्सेप्टेबल भी नहीं है. सो इस वजह से हमने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि वो ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस सेशंस ऐसे जो कि क्लासरूम टीचिंग से मुतल्लिक हैं, वो अगर यूनिवर्सिटीज़ यहाँ करवा रही हैं तो वो ठीक है, लेकिन जब आपका ये जो क्रिटिकल एलिमेंट है इसकी, ये जब तक आपका मुकम्मल नहीं होगा पेशेंट केयर का और पेशेंट बेड साइड टीचिंग का, उस वक्त तक हम आपके डिग्री को तस्लीम नहीं करेंगे. थैंक यू सर. मोहम्मद इब्राहिम साहब, आई बिलीव ऑन नॉन रिकग्निशन सर ने काफ़ी डिटेल्ड एक आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर दी है रिगार्डिंग द पॉलिसी जो अभी हमने रिसेंटली पब्लिश भी की थी. और भी हमारे काफ़ी कमेंट्स में नॉन क्वालिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन फॉरेन जो है, नॉन रिकग्निशन ऑफ ऑनलाइन फॉरेन क्वालिफिकेशन से आ भी रहे हैं. उन सब के रिलेटेड भी यही रिस्पॉन्स है जो सर ने अभी प्रोवाइड किया है. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहेब अहमद साहब की तरफ से कि सर व्हाट अबाउट दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन स्टेट कॉलेजेस ऑफ फॉरेन कंट्री एज दे आर एलिजिबल फॉर लाइसेंस इन फॉरेन कंट्री बट देयर कॉलेजेस आर स्टिल इन लिस्ट बी. व्हाट्स योर फ्यूचर प्लानिंग फॉर देम? We have actually very clearly spelled out the criteria for categorization. So whether, and we are not looking at whether the college is a state college or a private college or who is running the college. We are looking at the recognition of the college by the relevant regulatory authorities. So अगर एक college उस हमारे दिए हुए क्राइटेरिया के मुताबिक कैटेगरी बी में आता है तो हम उसे कैटेगरी बी में रखेंगे. जब वो रिक्विजिट क्राइटेरिया पूरा कर लेगा तो वह ए में आ सकता है. और थोड़ा मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि कोई भी कॉलेज अगर वो क्राइटेरिया से निकल जाए तो वो वापस उसको डाउनग्रेड भी किया जा सकता है. तो काफ़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग सर ने रिगार्डिंग कैटेगरीज एंड लिस्ट प्रोवाइड की है फॉर all kinds of colleges, be the either state colleges या private colleges of the foreign countries.
سر نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا ڈاکٹر سیف اللہ سے آیا ہے ان کی طرف سے. آئی ایم ڈاکٹر صفی اللہ. Dr. Safiullah, currently working as a house officer at Sedu Group of Teaching Hospitals KPK Sabat. I'm having two queries. انہوں نے دو questions بھیجے. ان کا پہلا question یہ ہے کہ as a foreign medical graduate, thousands are similar with me working full-time house job, but that is unpaid. Only we can understand that we have spent millions on our education, but at the end they don't pay. Why they deduct the salaries, the stipends of house officers. اور وہ انڈکٹ بھی کیوں کرتے ہیں اگر انہوں نے سیلریز نہیں دینی ہوتی. سر اس کو پہلے آپ ایڈریس کر لیں پھر میں سیکنڈ کوشچن. سیلری کے ایشو کے اوپر ہمارا سٹینس بہت کلیئر ہے. ریگولیشنز قانون کے مطابق دے آر باؤنڈ all colleges are bound to pay a fully paid house job to all their graduates of that year. That pay salary has been determined at no less than the secretary salary in the public sector. So پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا کالج آپ کا ٹیچنگ ہاسپٹل اب آپ کو سیلری پے نہیں کر رہا جو کہ وہ ڈکلیئرڈ پبلک سیکٹر سیلری کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو آپ ہمارے پاس فارملی کمپلینٹ لانچ کر دیں, ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے. So that is a very clear stance of Pakistan Medical Commission. جو کالج یہ نہیں دے رہا اس کے اگینسٹ ہم ایکشن لیں گے. That's the law. تھینک یو سر. ہم لوگوں نے ہمارے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس نے اور بھی جو کمپلینٹس ہمیں ان ریٹن بھی آئی ہیں ریگارڈنگ ان پیڈ ہاؤس جابس, اس پہ ایکشنز لیے گئے ہیں ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کے بھی طرف سے. اگر آپ کو بھی کوئی کمپلین ہے اسی طرح کی تو آپ لیٹر بھی لکھ سکتے ہیں, ان پرسن بھی کمپلین کر سکتے ہیں ریگارڈنگ دی ہاسپٹلز یو آر کرنٹلی ود. سر ان کا سیکنڈ کوشچن جو ہے وہ بہت سارے لوگ شروع سے یہ کوشچن کرتے آئے وچ از ریگارڈنگ دی پاسنگ کرائٹیریا فار NLE. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی دسمبر میں بھی ایک اٹیمپٹ آ رہا ہے اینڈ ہی از ریکویسٹنگ کہ سر کائنڈلی اگر 70% کی جگہ 50% جو ہے وہ پاسنگ کرائٹیریا کر دیا جائے فار NLE. آپ کو پاس ہونے سے غرض ہے, یہ کرائٹیریا سے غرض ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں کانفیڈنس ہے. آپ لوگوں نے بہت محنت سے کیا گریجویٹ, آپ لوگوں نے جس طرح آپ بتا رہے ہیں آپ نے ہاؤس جاب کی ہے, یہ ایگزام ڈیزائنڈ ہی اس طرح سے ہے کہ آپ کی جو ہی آپ نے اسکلس ساری کی ساری ہسٹری ٹیکنگ, ایگزامینیشن, کامن ڈیزیزز سے ڈیل کرنا اپنی ہاؤس جاب کے دوران, اپنی گریجویٹ ڈگری کے دوران, انہی کے اوپر کویسچنس بیسڈ ہوں گے. انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آپ امتحان تو دیں. سو انشاءاللہ اگر 70% بھی ہے, ہمیں معلوم ہے آپ نے پچھلے NLE 1 کا رزلٹ دیکھا, آپ کے کنٹمپریریز جنہوں نے لوکل گریجویٹس نے دیا تھا 85% آف دیم پاس آلموسٹ. سو وائی آر یو ورنگ؟ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. I believe attempt کرنا آپ you give your best, جاؤ جا کے جیسے آپ نے پیشنٹ دیکھے جیسے آپ نے کیا, just go here and do it, انشاءاللہ آپ پاس ہو جائیں. سر نیکسٹ کوشچن احتشام اکبر صاحب کی طرف سے ہے. کوشچن ان کا وہی ہے کہ پلیز پے دا پرسکرائبڈ اسٹائپنڈ ٹو ہاؤس آفیسرز سیٹ بائی PMC. احتشام صاحب سر نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کوشچن سملر کوشچن کا آنسر دیا ہے ڈاکٹر صفی اللہ کی طرف سے, اینڈ دیٹ کہ PMC کی ریلیونٹ جو نیشنل میڈیکل اتھارٹی ہے وہ ایکشن لے رہی ہے ان ہاسپٹلز, ان ٹیچنگ ہاسپٹلز کی طرف سے. آپ کو بھی جو اگر کوئی گریونس ہے تو آپ ڈائریکٹلی بھی ہمیں لیٹر لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ کوشچن سر عابدین عباس طاہر صاحب کی طرف سے ہے کہ with all due respect, I wanted to state that I have applied for correction in father's name in my MD-CAT result certificate. Admissions are open and I have not received my correct certificate yet. With all due respect, I request that please issue the correct certificates as soon as possible so that I can apply to medical universities. Over to IT. سر پہلے میں اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. یہ ہمارے کچھ ایسے اپلیکینٹس ہیں جنہوں نے ڈیورنگ رجسٹریشن اپنی جو پروفائل بناتے ہوئے اپنے نیم, فادر نیم یا CNIC میں مسٹیکس کی. تو اس کے لیے ہم نے ایک 16 اکتوبر کو فارم لانچ کیا تھا ویب سائٹ پہ, جس کی لاسٹ ڈیٹ 22 اکتوبر تھی. اس پہ ہمیں جتنی بھی ریکویسٹ ہے ہم نے ان کو اکوموڈیٹ کر دیا تھا. اب جو اس کے بعد بھی ہمیں ریکویسٹ آ رہی ہے, ہم اپروول کے بعد انہیں کر رہے ہیں, تو ان کی ہم نے پروسیسنگ میں آلریڈی. تو ان کا انشاءاللہ کل 1 بجے ان کا اپڈیٹڈ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ویب سائٹ پہ آ جائے. عابدین صاحب آپ نے جو اپنا رول نمبر بھی پرووائڈ کیا تھا ہم نے ریلیونٹ POC کے ساتھ شیئر کیا, اور وہ انہوں نے اپڈیٹ آپ کے ساتھ پرووائڈ کر دیا آپ کو کہ آپ کی جو اپڈیٹڈ سرٹیفکیٹ ہے وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو کل دوپہر تک اویلیبل ہو جائے گی PMC کی آفیشیل ویب سائٹ پر. سر نیکسٹ کوشچن ہے معاذ حسین صاحب کی طرف سے.
I'm a foreign student studying in Kyrgyzstan. I want to give NAB test as arranged by PMC. So therefore, you are requested that please enlist Kyrgyzstan also so that we can give the exam. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई आप NAB एग्ज़ाम के अंदर कंट्री स्पेसिफिक, जैसे मैंने पहले कहा था, किसी भी कंट्री में जो फॉरेन स्टूडेंट पढ़ रहा है वो आके एग्ज़ाम दे सकता है. If you're asking us to enlist Kyrgyzstan as an examination center, we looked at the possibility. We actually during these registrations for NAB and NLE, we invited them to write their preference of a foreign center, if any. So how many did we get from Kyrgyzstan? Sir, 2. So there are 2 candidates who opted for Kyrgyzstan. As you would understand, holding an exam in a center involves a lot of cost, lot of logistics. So it is not possible for hold an exam for 2 students. We had already decided that if we get a certain critical number, which was at least 100 Yes. candidates, only then we'll hold an exam in that center. We did not get more than 2 or 3 applications from China or 2 or 3 applications Yes, from sir. Kyrgyzstan. Yeah. So that was not possible for us to cater to individual applications from every country and hold exams there. Thank you so much, sir. I'm sure Maaz Hussain, आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा regarding registrations जो किर्गिस्तान की तरफ से आई हैं and PMC का decision on the basis कि अभी तक हमारे पास से 2 registrations आई थी, उनके basis पे decision लिया गया था. डॉक्टर विकास अहमद सर, उनका कंसर्न ये है कि उनकी क्वेरी है कि does PMC recognize MRCP as foreign qualification? I have checked PMC website and it is mentioned there. However, today PMC issued a notice that it will not consider any online qualification. I know it is not online qualification, but I'm just concerned about the status of MRCP UK. I think you have clarified it yourself. MRCP UK is, पहले तो मैं clarify कर दूं, MRCP UK is recognized as an additional qualification. And an additional qualification would be endorsed on your license. However, MRCP UK alone does not entitle you to be labeled a specialist, to be categorized as a specialist. In order to be a specialist from UK, you need your CCT. And MRCP, you yourself have clarified, and we all know that it's not an online qualification. So it is recognized as an additional qualification and endorsed on the license, and we do not see any change in that status coming. Thank you so much, sir. Dr. Vikas, I'm sure आपकी जो confusion थी regarding the status of MRCP UK वो clarify हो गई. Additional information भी मिल गई कि CCT की requirement है and does not qualify as being a specialist. Sir, next question है हमारा मरियम रफीक साहिबा की तरफ से कि I am a student of Karachi. I have just given my MDCAT test. My query is that, as you mentioned in your admission policy about the delayed results, so it means that session will start after February. And her second query is about the scholarship, the National Medical Scholarship. Who are eligible for the scholarship? So let's come to your first question first. See, we have given this window to the private and public colleges or till 10th of February to accommodate the students with delayed results. However, the colleges can start their sessions early when they have that adequate critical number of students who are already confirmed and admitted into their colleges. So the sessions may start and they probably will start earlier. This window has been given to accommodate those students who are coming with delayed results. Starting a session, of course, would be the policy of the college that they will decide based on the logistics. Sir, second जो उनकी query है जो आगे भी हमारे पास आ रही है, they want to know scholarship. Yes, scholarship. Scholarship. Who is eligible? The basis of this scholarship, of course, students who qualify to get admission into the colleges are eligible. So that's the first eligibility criteria.
So you need to earn your admission into a medical college. Second, the main target of these scholarship fund are students who cannot afford to pay, whose families cannot afford to pay. So we have already launched the applications. So the application portal is open. Students can apply. There would be a process. The main thing that would be assessed is their need. So it would be on the basis of need. However, any decision made on the scholarship or loan would be conditional subject to your getting admission in a college. That policy is there. The details are being worked out. Meanwhile, we have invited invitation, so you can actually go online and apply on our website. थैंक यू सो मच सर। मरियम साहिबा, जैसे कि सर ने शेयर की इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेशनल स्कॉलरशिप, इसको और फर्दर इन्हांस करने के लिए यही है कि फॉर्म इज नाउ लाइव ऑन आवर ऑफिशियल पीएमसी वेबसाइट www.pmc.pk। उसके आप जाएंगे, वेबसाइट को चेक करेंगे तो एक एक्स्ट्रा लिंक होगा वहाँ प्रोवाइडेड। फॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से आपने फिल करना है, बिकॉज योर स्कॉलरशिप इज बेस्ड ऑन दैट फॉर्म। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि उस पर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो, कोई डबलिंग नहीं हो रही हो इन्फॉर्मेशन की, कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं हो, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रूटनाइज होगी, रेलेवेंट अथॉरिटीज से वैलिडेट होगी। तो आपकी जितनी भी स्कॉलरशिप की कंसिडरेशन है वो बेस करती है कि आप फॉर्म किस तरीके से फिल कर रहे हैं। हम हमेशा पहले भी यही कहते आए हैं, अपने जितने भी हमारे एग्जामिनेशन हैं, MD कैट है, NLE है, NEB है, हर दफ़ा हम फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर यही अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, एप्लीकेंट से, कि काइंडली फॉर्म को आराम से भरिए, अच्छे तरीके से सारी फील्ड्स को स्टडी कीजिए और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन इनपुट कीजिए, क्योंकि अगर आप इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इनपुट करेंगे तो वो रिफ्लेक्स होगा, फिर उसको चेंज करवाना है, करेक्शंस हो रही हैं, करेक्शंस के बाद भी मिस्टेक्स आ रही हैं, तो ये सारा प्रोसेस को डिले कर देता है। जी सर। आई वुड लाइक टू ऐड कि हमने जो स्कॉलरशिप फंड के जो सेलेक्ट फीचर्स हैं, जो ब्रॉडर जो माइलस्टोन्स हैं, वो एज ए रेगुलेशंस हमने वेबसाइट पर रख दिए हैं। तो ये अगर उनको सही तरीके से उनको देखेंगे, पढ़ेंगे, तो she or he will get more broader idea to know about. सर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया है कि हमारा नेशनल मेडिकल स्कॉलरशिप फंड एंड ट्रस्ट रेगुलेशंस 2021 हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप पब्लिकेशंस में जाएं और पब्लिकेशंस के अंदर रेगुलेशंस, लॉज एंड रेगुलेशंस को जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको ये लेटेस्ट रेगुलेशंस अवेलेबल होंगी। फॉर्म फिल करने से पहले रिक्वेस्टेड यही है, फॉर्म के साथ भी वैसे इंस्ट्रक्शंस के नीचे उसका लिंक है अवेलेबल, कि इन रेगुलेशंस को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए ताकि अप्लाई करने से पहले आपके पास सारी इंफॉर्मेशन हो रिगार्डिंग द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, फॉर एप्लीकेशन और जो भी सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन है। थैंक यू सो मच। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाज अकरम साहब की तरफ से कि आई वांट टू नो द प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ पब्लिक मेडिकल कॉलेज। आई लिव आउटसाइड इन कतर but my daughter is studying in Gujarat Nawaz Sharif Medical College. She is in second year and wants to move her college to Rawalpindi Medical College. Yes. Thank you, Nawaz Akram साहब। PMC ने मुख्तलिफ टाइम्स पे अपनी पॉलिसी विथ रिगार्ड टू माइग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, और हम इस पे पॉलिसी जो है डिक्लेयर करते आ रहे हैं। इसमें हमारा जो नया लॉ है, हमारा बहुत बड़ा ज़्यादा रोल नहीं है PMC का विथ रिगार्ड टू माइग्रेशंस। इसमें आपकी जो बच्ची है वो मुख्तलिफ कंसर्न यूनिवर्सिटीज़ की आपस में देख ले, और कॉलेजेस में अगर सीट अवेलेबल है तो ही और शी कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। हमारी तरफ से कोई नहीं है, बस हमारा ये है कि विदिन जो PMC की सीट अलोकेशन है उसके तहत जहाँ पे भी वो माइग्रेशन कराना चाहते हैं बिटवीन द यूनिवर्सिटीज एंड द बिटवीन कॉलेजेस, तो वो करवा सकते हैं। I may clarify one thing here first. As you have correctly written, Nawaz Saab, this is transfer, not migration. You're not migrating. You're not leaving the country and going to another country. This is a transfer from one college to another. And as Dr. Saab has rightly pointed out, Pakistan Medical Commission requires that you
also subject to transfer policy of the concerned universities. So you have to follow the transfer policy of the concerned universities. What Pakistan Medical Commission requires is that there has to be a vacant seat in the college where you are migrating. You cannot migrate to a college where the seats are full. So there would be no transfer into a class which already has its quota of students. Thank you so much, sir. Next question है साहिल माखेजा की तरफ से. In my slip, my CNIC and ID is wrong. उन्होंने state किया है and my correct ID भी उन्होंने provide किया है. So I urge you to help me solve this problem. ये in process है पहले केस की तरह, और ये भी इंशाल्लाह कल corrected इनका available होगा वेबसाइट. ठीक है साहिल साहब, आपकी इंफॉर्मेशन हमने रेलेवेंट डिपार्टमेंट के साथ शेयर की थी एंड उनकी तरफ से अपडेट यही है कि आपकी कल दोपहर तक आपका जो अपडेटेड और करेक्ट सर्टिफिकेट है वो हमारे पीएमसी की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा. आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं. अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनू खान की तरफ से. इज द पॉलिसी for non-recognition of online foreign qualifications applicable on the batch of 2021-2027 MBBS in China? काफी आगे का वो ये मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं और एम्फेसाइज कर दूं कि ये जो ऑनलाइन क्वालिफिकेशन की नॉन रिकग्निशन है, ये आज की पॉलिसी नहीं है. ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से पहले PMDC की भी पॉलिसी यही थी कि कोई ऑनलाइन क्वालिफिकेशन को रिकग्नाइज नहीं किया जाता और ना किया जाता है. और ये जो हमने इस दफ़ा ये अनाउंसमेंट की है, दिस वाज जस्ट एन एम्फेसिस जस्ट टू मेक श्योर, क्योंकि बार बार हमसे लोग पूछ रहे थे और हमने इसलिए एम्फेसाइज करने के लिए और उसी को क्लैरिफाई करने के लिए कि ऑनलाइन क्वालिफिकेशंस, और उसकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है. उसकी वजह ये है कि ये डिग्रीज क्लासरूम टीचिंग के बेसिस पे नहीं मिलती आपको. ये डिग्रीज एक्चुअल पेशेंट केयर में इन्वॉल्व होके वहाँ ट्रेन होने के बाद मिलती हैं. सो वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको रिकग्नाइज नहीं करते. मीनू खान सर ने काफ़ी डिटेल एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दी है फॉर बैचेस फ्रॉम 2021 to 27. काफ़ी लॉन्ग फॉर गोन, अभी ये सोचना अभी काफ़ी आगे की तरफ है, लेकिन सर ने काफ़ी डिटेल उसकी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दी है. मोहम्मद रिजवान अरशद साहब ये पूछ रहे हैं कि प्लीज गिव सम डिटेल्स ऑन नॉन रिकग्निशन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, वेदर दिस रूल फॉर न्यू बैच और फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स also who are stuck back in. यानी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स पे अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स पे अप्लाई हो रहा है, किस पे अप्लाई हो रहा है? जैसे मैंने कहा कि वो जो टीचिंग जिसका ताल्लुक खाली क्लासरूम टीचिंग से होगा, अगर वो कोई इंस्टीट्यूशन कहता है कि जी हमने वो टीचिंग क्लासरूम टीचिंग ऑनलाइन कर ली थी, तो वो उस हद तक तो ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल होता है. बट जैसे मैंने कहा कि जी थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स हमारे सिस्टम के अंदर 3 साल के लिए आपकी जो टीचिंग है, आपकी ट्रेनिंग है, वो एक्चुअली इन द हॉस्पिटल बेड साइड ट्रेनिंग होती है. सो अगर वो सेशन सारे के सारे या उनमें वो आप एक सिग्निफिकेंट पार्ट आपने वहाँ अटेंड ही नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आपकी बेड साइड ट्रेनिंग नहीं हुई. तो दैट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड. ये रिजवान साहब ने जो ये की थी क्वेरी जो सर ने भी एड्रेस की है, उस पर यही रिटरेट करना है कि मेडिकल के प्रोफेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल ट्रेनिंग एंड हैंड्स ऑन प्रैक्टिस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी क्वालिफिकेशन के लिए टू बी अ डॉक्टर. इसीलिए सर ने बार बार नॉन रिकग्निशन ऑफ ऑनलाइन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग ये एक्सप्लेन किया है काफ़ी अच्छे तरीके से. मोहम्मद अकबर सफदर साहब की एक कंप्लेन है कि आई हैव गिवन MD-CAT 2021 and I got 176 marks, but unfortunately CNIC number is not correct and I did notice at that time. I want to correct it. आपकी डिटेल्स अकबर साहब प्रोवाइड की गई हैं रेलेवेंट डिपार्टमेंट को, एंड वहीं से इनकी यही आई है डिटेल के बाय टुमारो आफ्टरनून आप अपनी वेबसाइट चेक कीजिएगा एंड आपका जो अपडेटेड सर्टिफिकेट है वो वहाँ पर अवेलेबल होगा. सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एहसन महमूद खान की तरफ से है कि व्हाई द PMC NLE पैटर्न एंड स्टाइल कांट बी जस्ट लाइक US MLE where licensing test is residency test as well,
If you really want to upgrade standards, do it rightly. Well, thank you. Thank you for the suggestion. Okay, we are dealing with two different healthcare systems. USL के अंदर, when you get your USMLE licensing exam, that also is entry into your residency program, and everyone goes through the residency program. Only then they get a license to actually practice independently. So every person who is practicing independently has gone through those various residency programs. That's why that it makes sense for the licensing exam after graduation to be an entry into a residency program. It is different in Pakistan. A lot of our doctors do not elect to go into postgraduate residency programs. So if we set the standards of our examination at the level of entry into a postgraduate residency program, then that would require a higher level of assessment, which some of them may not require. Probably moving forward, at some point, national licensing exam may become a part of maybe reach that level where we can talk to the relevant College of Physicians to make it a part of entry into residency program. However, we also then would at some point be looking at everyone getting some kind of formal residency training before going into general practice as well. So at this point, it would not really be the best course, because at this point we are only licensing you to start working as an independent practitioner at that level. Thank you so much, sir. Sir, हमारी next query है related again मोहम्मद हूर अली की तरफ से regarding non-recognition of online courses. I believe कि हम इसको जितना ज़्यादा address करें ताकि जो हमारे students and stakeholders थोड़ा late join कर रहे हैं हमें, वो यहाँ से pick up कर सकें दोबारा से conversation. So I would request उनकी मैं query एक दफ़ा पढ़ लेती हूँ. I am a student of Hunan Normal University, studying in third year MBBS online because Chinese government doesn't allow foreign students to go back. Some days before you people posted a notification about non-recognition of online courses. So will you accept our degree if we get graduation after 3 years? I will a basic principle should be very clear that if your degree has been awarded without adequate clinical training, then that will not be acceptable. So that is the fundamental thing. It's the universities have to actually certify, confirm that this degree involves clinical training, equivalent to the clinical training that we require here in Pakistan. If that is not provided, then I'm afraid your degree will not be accepted. सर ने काफ़ी डिटेल में दोबारा से एक्सप्लेन किया है. द कोर ऑफ दिस नोटिफिकेशन लाइज इन क्लिनिकल ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस. आप अगर 3 साल बाद ग्रेजुएट कर रहे हैं विद द प्री रिक्विजिट्स जो हमारी रिक्वायरमेंट है फॉर बीइंग अ डॉक्टर, अ ग्रेजुएट, और अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हैं तो आपकी डिग्री को कंसिडरेशन मिलेगी, कंसिडर होगी, एक्सेप्टेड होगी. अफीफा सज्जाद साहिबा हैं, ये कुछ डिटेल्स जानना चाह रही हैं रिलेटेड टू नेशनल स्कॉलरशिप फंड. उनकी क्वेरी जो है वो रिगार्डिंग टू सर्टेन डेट्स और वो कंफ्यूजन उनको हो रही है. मैं क्वेरी अच्छी तरह पढ़ देती हूँ पहले कि PMC announced National Scholarship Fund. Students will be informed about the approval or rejection of loan or scholarship till 31st December. But sir, the private colleges have different dates on which they'll announce the merit list. And just after the announcement, the students are directed to pay fee in 3 days. Otherwise, their seat will be given to the next student. Sir, I depend on this loan for my admission. I can't pay them beforehand. Suppose one college will give first merit list on 15 December and I will give my name on that list. So how will I pay them? Please discuss it and give some solutions. Okay, so solution is simple. You want to apply for a scholarship fund, whether it be loan or
scholarship. The portal is open, you go and apply. Your application will be processed. After due process, if the committee, or relevant committees decide that you qualify for the scholarship, you will be made that offer. Now you can take that offer, and that offer is conditional on your getting admission into a private college, into a college. So when you have earned your admission, then you can tell them that I already have this funding, a source of funding available. The second part that I need to clarify, and that is already given in the admission regulations, that the colleges cannot demand the fee at the time of interview. The colleges are supposed to take all the applicants through the entire process, then issue a formal merit list, and then make an offer to people who are on that list to come and deposit their fee and confirm their admission. They cannot ask for admission at the time of interviews or before that final list is posted. So if anyone is asking that is not correct, and you should actually inform us about that. So once again, summarizing, you apply for the scholarship fund. If your application is accepted, and in the same time, you are going through the process of admission, if your application is accepted, then when they put the merit list up, then you can come back to us and say, I have secured my admission, here is my name on the merit list, please make arrangement for the fee to be paid, in which case it will then be processed. Thank you so much, sir. हमारे पास एक काफ़ी लंबी क्वेरी आई थी निगार अहमद की तरफ से. They have lodged a complaint against Mohammed College of Medicine Peshawar. जो भी irregularities आपने mention की है निगार, that has been forwarded to the concerned department. They are working on it, and वो follow up भी ले रहे हैं Mohammed College of Medicine Peshawar से, and आपकी डिटेल्स अवेलेबल हैं हमारे इनबॉक्स में. हम आपसे डायरेक्टली भी इससे रिलेटेड कांटेक्ट कर लेंगे फर्दर. हुसन वहाब ने एक क्वेश्चन भेजा है कि विल देयर बी सेम सिलेबस फॉर MD-CAT 2022 एज MD-CAT 2021? The basic principle that we have announced remains the same, that this test would be entry into medical college test assessment. Syllabus, probably not probably, the concerned department, a division is already looking into this and then the National Academic Board will look into the syllabus or 2021 syllabus. And as we have been announcing that we are gradually making it, aligning it to our admission process, to our medical college syllabi, so that then when you students go start attending your first classes in the medical college, you do not feel alien. Those things are already kind of known to you. So ये alignment के मुताबिक थोड़ा इसमें जो भी modified fit syllabus होगा, ये इंशाल्लाह अगले महीने आपके सामने आ जाएगा और आपके पास adequate time होगा उसकी basis पे तैयारी करने का. क्वेश्चन है मुदस्सिर शोएब की तरफ से कि I have taken admission in Jinnah Medical and Dental College. Currently I am studying in MBBS first year, which is about to end. I want to ask about fee structure. Is there any scholarship for undergraduates of private university, or the current regulations of fee structure given by PMC recently applies only on the previous year? पहला तो मैं जो करंट रेगुलेशंस होती हैं आपकी, वो आने वाले बैच के ऊपर अप्लाई करती हैं. सो अगर आपका ये करंट बैच, ये जो 2021 की रेगुलेशंस हैं, इसमें जो फी स्ट्रक्चर होगा वो 2021 की एडमिशन्स पे अप्लाई होगा. इससे पहले जो लोग एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं वो पुरानी रेगुलेशंस के तहत और पुराने कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो उनका कॉलेज के साथ था वो फी दे रहे हैं. सेकंड पार्ट आपका कि अपेरेंटली मुझे लगता है कि आप ये पूछ रहे हैं कि आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और क्या अब आप स्कॉलरशिप फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
ابھی اس وقت تو ہمارے پاس جو اس وقت تک پالیسی ہے اس کے مطابق کہ ہم جو اس سال ایڈمیشن سیک کر رہے ہیں ان کے لیے ان کو پرائرٹائز کر رہے ہیں. موونگ فارورڈ اگر ہمارے پاس فنڈ میں دیکھیں گے کہ کیا گنجائش ہے اور آگے فنڈ اور ٹرسٹ اس کے اوپر کیا پالیسیز بناتا ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا. بٹ ایٹ دس مومنٹ ہم جو اپلیکیشن مانگ رہے ہیں وہ ان بچوں سے مانگ رہے ہیں, ان اسٹوڈنٹ سے مانگ رہے ہیں جو کہ ابھی ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. کوشچن ہے انس ضیاء کی طرف سے. مائی نیم از انس ضیاء. I am student of AIMC MBBS third year. I want to know my registration status with PMC and my spelling details on it. Kindly do tell me that. ये licensing की तरफ से अगर आंसर आ जाए. Anas Zia Sahab, you are registered in PMC with a student registration number of वो 6. हम उन्हें मेरे ख्याल से हम inbox कर देंगे. Inbox कर देंगे. registration number आप मज़ीद details. और this has already been communicated to your college officially through email, and so have all the student registrations of current batches been communicated officially through email to all colleges. ठीक है, ठीक है. अनस, आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आप दोबारा हमें इनबॉक्स पे मैसेज कर दीजिएगा. हम आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो प्रोवाइड कर देंगे. अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉन्ग विद द अदर स्टूडेंट्स रेलेवेंट जो आपके कॉलेजेस हैं वहाँ ईमेल भी कर दिया गया है, वहाँ प्रोवाइड भी कर दिया गया है. सो दिस कंप्लेन हैज बीन क्लोज्ड. सारी आपकी डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं. एंड इनकी एक और क्वेश्चन है कि इज द सेकंड थिंग इज दैट काइंडली एग्जेम्प्ट. अच्छा, वो बेसिकली कह रहे हैं काइंडली एग्जेम्प्ट पीएमडीसी बैचेस फ्रॉम एनसी. वो सर ऑलरेडी वो आप तैयारी कर ले. आप अभी थर्ड ईयर में है, इंशाल्लाह आप फाइनल ईयर पास करने के बाद देंगे. उससे पहले आपको देने की जरूरत नहीं है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इजहारुल हक साहब की तरफ से. This complaint is particularly regarding admissions irregularities regarding a certain college. उन्होंने कॉलेज का नाम भी मेंशन किया हुआ है. And I believe we have forwarded it to the relevant authority. जो अथॉरिटीज हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर रही हैं उन रेलेवेंट कॉलेजेस से. एंड जो भी इरेगुलरिटीज हैं पीएमसी बहुत डायरेक्टली बहुत स्टर्नली जो अथॉरिटी हैं इनको केटर कर रही हैं. जो भी कंप्लेंट्स हैं आप हमें डायरेक्टली इनबॉक्स भी कर सकते हैं. आप हमें बता सकते हैं कि कौन कौन सी कॉलेजेस हैं जो कि इरेगुलरिटीज को कर रही हैं, रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, एडमिशन क्राइटेरिया में थोड़ी चेंजेस कर रहे हैं. कुछ भी कंप्लेंट इस तरह से रिलेटेड आप हमें जरूर फॉरवर्ड इस पे थोड़ा स्पेसिफिक कंप्लेंट पे डॉक्टर साहब आप बता दें. सर आप बता दीजिए. जी सना, ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है इजहारुल हक साहब की तरफ से. और इस पे अगर आप देखेंगे लास्ट कुछ वीक्स के जब से एडमिशन प्रोसेस शुरू हुआ है और एमडी-केट के रिजल्ट्स वगैरह भी आ गए हैं तो मुख्तलिफ कॉलेजेस ने और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दिया है. इस तरह हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं, नॉट ओनली KPK से लेकिन पूरे मुल्क से हैं. इस तरह की कुछ हो रही हैं. PMC ने पब्लिक नोटिस इशू किए हैं, इदारों को वार्निंग्स इशू किए हैं और उनको कहा है कि जो हमारे रेगुलेशंस हैं जो कि वेबसाइट पे भी पड़े हुए हैं और वाइडली पब्लिसाइज्ड हैं उन पे अमल दरामद को यकीनी बना जाए. और अगर फिर भी किसी को, मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा जो भी हमारे दोस्त हैं इस तरह की कंप्लेंट करते हैं तो हमें जो भी चीज़ें भेजा करें एविडेंस के साथ भेजा करें. और सिर्फ कहने पे हम कोई एक्शन नहीं उठा सकते. फिर उनको हम कंसर्न जो दूसरी पार्टी होती है हमें उनको भी सुनना पड़ता है, उनसे जवाबात लेने पड़ते हैं. उसके बाद काउंसिल हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी उस पर जो है कि एक फैसला करती है, हम उन पे एक्शन लेते हैं या बहुत अगर सीरियस होते हैं तो हम फिर ट्राइब्यूनल को भी फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि अंडर द लॉ उनके खिलाफ जितना एडिक्वेट एक्शन हो सके उठाया जाए. एक चीज, KMU इज खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी. वो यूनिवर्सिटी की एडमिशन की फी के बारे में पूछ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी की करने के ऊपर तो कोई रेगुलेशन नहीं है कि वो 1000 रुपये देगी या 3000 देगी. दीज रेगुलेशंस आर कंसर्न द कॉलेजेस. तो ये क्लैरिफाई कर दें कि ये रेगुलेशंस जो है तमाम की तमाम इनके अंदर जो फीस स्ट्रक्चर और सब किया गया है ये कॉलेजेस का है. खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी इज एन इंडिपेंडेंट admitting university of KPK, so they have the freedom to determine their own fee for
processing of application or whatever. So वहाँ ये हमारे इस रेगुलेशन के अंदर नहीं आती कि हम यूनिवर्सिटीज़ को बताएं कि वो कितनी फीस लेंगी, हम कॉलेजेस की बात करें. सर ने बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर दिया. अगेन इट डिपेंड्स कि हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि रेगुलेशंस को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, स्टडी करें, क्योंकि अगर आप हमें कोई कंप्लेंट भी इस तरीके से कर रहे हैं तो we have a background and we have to evaluate those complaints based on the regulations. There are differences with colleges, there are differences with admitting universities, different जगहों पर हमारी different regulations हैं. अगर आप उसे अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे हैं तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कहाँ पर being a regulatory body हम लोगों की regulations आती हैं और किन जगहों पर नहीं आती. Thank you so much, sir. उसामा अली खान ने सर क्वेश्चन किया है कि is MD recognized by PMC and will MD graduates get house job in Pakistan? जी MD जी, आप कौन से मुल्क की कौन सी MD की बात कर रहे हैं? बिकॉज बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे के वो स्टैंडर्ड MD ऑफर करते हैं. अगर आप हमारी जाके वेबसाइट पे देखें जहाँ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं तो वहाँ पे वो क्लियरली स्पेसिफाई किया होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी की कौन सी डिग्री हम रिकग्नाइज करते हैं. सो अगर आप MD कर रहे हैं या MD के बारे में कंसर्न है तो आप उस वेबसाइट पे जाके हमारी पे देख लें कि वो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की कौन सी डिग्री रिकग्नाइज हो रही है, वो आपको क्लियर हो जाएगा. सेकंड पार्ट आपने will MD graduates get house job in Pakistan? भाई हमारा तो लाइसेंसिंग प्रोसेस बड़ा सीधा सा है. If you are coming from a category A college, आपको provisional मिल जाएगा house job के लिए. If not, you'll have to pass your national licensing exam anyway. And even if you are from a category A college and you do get a provisional license to pass your house job to get a house job, you still have to pass your national licensing exam before you get a full license. Thank you, sir. सर इसी तरह आयशा कैसर साहिबा हैं, वो ये पूछ रही हैं कि वो कहना चाह रही हैं कि प्लीज आप एमफिल पैथोलॉजी की सिचुएशन बताइए, स्पेशली फॉर दोज हु आर डूइंग इट एंड हु हैव डन एमफिल. जी आपने वर्ड यूज किया, प्लीज डोंट डीवैल्यू एमफिल पैथोलॉजी. Let me clarify, MPhil pathology is an academic university degree. Its value is determined by Higher Education Commission and not Pakistan Medical Commission. Pakistan Medical Commission considers this as an academic degree. Based on the equivalence granted, this would be considered for faculty positions on the recommendation of the academic board, and that is where it stands. But as I clarified earlier, because it is an academic qualification, so it is not endorsed on your practice license, because only clinical qualifications are endorsed on the practice license. Thank you so much, sir. आयशा साहिबा, हम आपको दोबारा से क्लैरिफाई कर देते हैं कि only clinical qualifications are endorsed on your license. Academic qualifications are not going to be placed on your license. बेसिस पे दैट ये पॉलिसी थी. एंड अगेन सर ने जिस तरीके से कहा कि एमफिल पैथोलॉजी इज एन एकेडमिक क्वालिफिकेशन कंसिडर्ड फॉर फैकल्टी पोजीशंस. सो आपके आंसर को काफ़ी अच्छी तरीके से, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एड्रेस कर दिया गया है. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद नोमान शाह की तरफ से. I would like to bring your attention towards foreign recognition, as only PMDC was recognized by Education Commission for Foreign Medical Graduates, ECFMG, same as WCFMG. Now, Pakistan medical graduates are not eligible for USMLE, PLAB, etc. And even Pakistan is not included in list of ECFMG list for accreditation. So I'd like to have a look at this issue and make Pakistan Medical Commission more competitive and strong among other countries. जी, सबसे पहले तो I want you to know what is the source of your information, because और बाकी तो उसके बाद, because there is no truth in what you have written. The fact is that Pakistan Medical Commission, successor to Pakistan Medical and Dental Council, is the state statutory regulatory body. So when a state decides that this is our regulatory body, the other regulatory bodies in the world recognize that. That name may change, those underlying laws may change. The other regulatory bodies will recognize you as that state's regulatory body. तो उस पे कोई
कोई इस पे क्योंकि आपकी प्रेमिस ही गलत है, लिहाजा इससे आगे बात करने की तो कोई तो की नहीं बनती। सैयद नुमान शाह साहब, आपकी जो भी कंसर्न थी रिगार्डिंग रिकग्निशन, वो जो है सर ने बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस कर ली है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कौन सी। आप जहाँ से भी इंफॉर्मेशन पिकअप करते हैं, आप मेक श्योर किया करें कि जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पाकिस्तान है या आपकी फील्ड है, आप उसको क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करें बिफोर कंसिडरिंग इट एज ट्रू एंड क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ पैनिक अमंग योरसेल्फ एंड अदर्स एज वेल। अच्छा, मरियम अमजद साहिबा की एक क्वेरी है रिगार्डिंग अगेन करेक्शन ऑफ हर डिटेल्स ऑफ हर नेम ऑन द एमडीकैट सर्टिफिकेट। इनकी भी जो डिटेल्स हैं वो फॉरवर्ड कर दी गई हैं रेलेवेंट अथॉरिटीज को। इनको कल के टाइमलाइन में इनका भी सर्टिफिकेट विद हर करेक्टेड नेम प्रोवाइडेड होगा। वन थिंग इज दैट मैं अब अगेन दोबारा ये कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट से भी, डॉक्टर से भी, जो कोई एप्लीकेंट्स हैं, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लीज बहुत केयरफुली अपना नाम, अपने फादर्स नाम, फादर का नाम, CNIC, बी फॉर्म, डेट ऑफ बर्थ, जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको डबल चेक करके सबमिट करें, क्योंकि बैक एंड पे फिर उसको करेक्ट करवाना, उसकी इस पूरे प्रोसेस से गुजरना आपके लिए भी डिफिकल्टी है और रेलेवेंट अथॉरिटीज पे भी फिर बर्डन आ जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप इसको काइंडली क्रॉस चेक करें, डबल चेक करें। अच्छा, अनस रसूल साहब का क्वेश्चन है कि इज दैट नेक्स्ट ईयर्स एग्रीगेट कैलकुलेशन फार्मूला विल बी इंक्लूडिंग ओनली साइंस सब्जेक्ट्स और बोथ साइंस एंड आर्ट्स। आई बिलीव ये FSC एंड HSSC से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। जी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और स्पेशली इन द वेक ऑफ कोविड और ये जो लास्ट 2 सालों में इश्यूज आए हैं, हमने इस साल का कैलकुलेशन फार्मूला वेबसाइट पे रख दिया है ऑन बिहाफ ऑफ द एकेडमिक बोर्ड, और दैट मेनली फोकसेस ऑन साइंस सिलेक्टिव्स हैं जो FSC के हैं, उस पे हमने दे दिया है, और सब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को कन्वे भी कर दिया है। तो अकॉर्डिंगली द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी फिर उसको आगे उसके इम्प्लीमेंटेशन फेज में आ गए हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं जी। और जी इस पे थोड़ा ये क्लैरिफाई कर दें कि जी ये जो पॉलिसी होती है ये एक फेडरल लेवल पे इस साल के यूनिक सर्कमस्टेंसेस की वजह से ली गई, और बाकी जहाँ तक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का ताल्लुक है, फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशंस जो इनटू पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस, जो हमारा कानून है वो ये कहता है कि 50% MD-CAT के मार्क्स होंगे, बाकी मार्क्स का तयन वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है वो करेगी कि उस पर मेरिट कैसे कैलकुलेट करना है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इवन फॉर दैट मैटर डायरेक्टली ना पब्लिक सेक्टर ना या प्राइवेट सेक्टर के जो एडमिशन्स हैं उनमें डायरेक्टली मेरिट के कैलकुलेशन नहीं करता, वो इदारे खुद करते हैं या एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ खुद करती हैं। हमने एक फ्रेमवर्क दिया है कि पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के केस में 50% MD-CAT की वेटेज होगी, बाकी वेटेज वो यूनिवर्सिटीज करेंगे। थैंक यू सो मच सर। क्वेश्चन है अब्दुल रहमान साहब की तरफ से कि आई एम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट फ्रॉम A डिस्ट्रिक्ट कॉलेज। Due to pandemic, I had to continue my last year classes online. Now I'm doing my internship in Pakistan because couldn't go back to China. Will I be allowed to take any leave? Because he's concerned again वो जो non-recognition of online qualifications है। Now इनकी जो last year है, I believe वो कह रहे हैं कि मेरी जो last year की qualification है वो classes online हुई हैं, and he's also taking an internship in Pakistan. मैं सबसे पहला तो मेरा सवाल है, how come you are taking an internship in Pakistan? That I fail to understand, because you are not registered as a student in any of the universities, and from what I read, I believe you are not even a graduate yet. So whatever you're doing in those hospitals is not recognized by Pakistan Medical Commission. In Pakistan Medical Commission very closely, clearly regulates the process of training within the country. Anyone who is registered as a medical student can, only that person under supervision is allowed to go and see the patients and deal with the patient according to the
whatever the prescribed curriculum. So if you are going there seeing patients, that in itself is not lawful. So let alone being recognized as clinical experience, because we do not have any arrangement with any foreign institution for providing clinical training within the country, and we will not have no intention of doing that. For the purpose of recognition of your degree, if it has been achieved, as we said earlier, through online sessions, then I'm afraid that will not be recognized. Thank you, sir. Abdul Rahman Saab, आपसे यही request है कि since it is an alarming situation, kindly make sure all the details regarding your graduation and your internship. Make sure कि आपने सारा criteria full किया हुआ हो before applying for NLE, and वो सारी details जो आपकी prerequisites हैं उसको आपने fulfill किया हो, जैसे कि sir ने अभी mention किया है, in order to be certified. सादत खान की तरफ से question है, when will PMC take NLE test of those Kyrgyzstan students who are here in Pakistan? जी सादात खान साहब, ये हम पहले भी इस पे रिप्लाई कर चुके हैं, आपके किसी कोलीग ने डिस्कस किया था या आई मीन किसी और ने भी. हमने जो NEB का एग्ज़ाम का फॉर्मेट, स्ट्रक्चर एंड शेड्यूल हमारी वेबसाइट पे रख दिया है. आप प्लीज़ हमारा वेबसाइट देखें और अकॉर्डिंगली अप्लाई करें, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक. अगर आप पास हो जाएंगे और पाकिस्तान में कोई सीट वैकेंट होगी तो प्रोबेबली, जिस तरह सर ने क्लैरिफाई किया था, कि आपका माइग्रेशन केस होपफुली जो है कि कंसीडर किया जाएगा. थैंक यू सो मच सर. नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद कासिम अवान. ये पूछना चाह रहे हैं कि he has applied for license renewal and good standing certificate, और ये जानना चाह रहे हैं कि इनकी जो इनकी प्रोसेसिंग है वो किस स्टेज पर है. डॉक्टर उमर, मोहम्मद कासिम अवान साहब हैं, इनके लाइसेंस की जो स्टेटस है, इस पे थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर दूं. प्लीज आप इलैबोरेट कि करें. उन्होंने कहा है कि is on hold due to public health qualification. Public health diploma or masters in public health, we had deliberated, the education department has deliberated on that, and it has been agreed after looking at all the entire courseworks, reduction criteria, everything, that this does not cannot be classified as a clinical degree. So therefore, it will not be endorsed on the license. So any pending those cases of where this decision, that we're waiting for this decision, will now be processed, and your renewal will come soon. We apologize for this delay, but it was held because of this decision regarding public health. Thank you so much, sir. Dr. Mansur, Yes, his application has now been, since the decision just came yesterday, so within this week, all pending applications, including his application, will be processed. And after he gets his renewal, the application for his good standing certificate will also be processed. Thank you so much. मोहम्मद कासिम साहब, आपकी लाइसेंस रिन्यूअल एंड गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की तरफ से जो भी अपडेट्स थी आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं. विद इन अ वीक्स टाइमलाइन आपकी दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी इंशाल्लाह. सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्मान अली खान की तरफ से. ये कह रहे हैं कि he wishes to take admission in Semey Medical University Kazakhstan that lies in A-list जो हमारी कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस है. They said university offers 5-year medicine program. What is the take of PMC on this university? Will they accept it? मेरे ख्याल से वो specifically एक यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहे हैं. If you go look at your look up that university on PMC website, and all the information would be there. So I don't think pathways or आपकी university, for that, since you asked about the specific university, उसका जो status है वो बड़ी clearly मौजूद है. आप website से check कर लीजिएगा. ठीक है. Thank you so much, sir. डॉक्टर अदनान जब्बार साहब ने बहुत सारी चीज़ें लिख के भेजी हैं. सर, हम वन बाय वन मेरे ख्याल से चलते हैं. फर्स्ट, इनकी कंसर्न ये थी कि मेक श्योर के नो जॉब्स या ट्रेनिंग रिगार्डिंग हाउस जॉब्स, MCPS डिप्लोमास इज अनपेड फॉर द डॉक्टर्स, यानी वो वही पेड स्टाइपेंड्स और इन सब चीज़ों से रिलेटेड पूछ रहे हैं. हाउस जॉब के बारे में
PMC का और बड़ा कानून है. The law says that the house job has to be paid, but that house job has to be paid. A mandatory paid house job is the responsibility of the institution for the graduates who have qualified from there. अभी तक क्या हो रहा था कि लोग फॉरेन ग्रेजुएट्स दूसरे और फिर कई कॉलेजेस से ग्रेजुएशन करते थे और जाके दूसरी जगह खुद मांग के सिफारिश करवा के अनपेड हाउस जॉब कर रहे होते थे. एक्चुअली once Pakistan Medical Commission has already clear categorically said that no house job would be an unpaid house job. All house jobs have to be paid house job. अगर और उसकी और जितनी पेड हाउस जॉब्स होंगी अप्रूव्ड उतने ही डॉक्टर्स को आप इंडक्ट कर सकते हो एज हाउस ऑफिसर्स. तो अगर कोई आप जाके अनपेड हाउस जॉब ले रहे हैं तो आप यू आर ट्राइंग टू एक्चुअली गेट इनटू अ सिस्टम वेयर यू डू नॉट बिलोंग. एक इसी तरह बाकी भी डिप्लोमाज MCPS इस किस्म की क्वालिफिकेशन देखें. आपको पाकिस्तान मेडिकल कमीशन हर जगह गेट कीपर के तौर पे नहीं खड़ा होता. आप अगर जाके के एक इदारे के पास कहते हैं कि जी मुझे ये डिप्लोमा में एडमिशन दे के मुझे कर लो और मैं आपके लिए मुफ्त काम करूँगा, तो फॉर दैट मैटर कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान ने भी मैंडेट किया है कि कोई अनपेड ऑनरी ट्रेनिंग स्लॉट नहीं होगी. सो अगर आप ले रहे हैं तो यू आर एक्चुअली बीइंग अ पार्ट ऑफ एन अ सिस्टम विच इज़ अनलॉफुल. उसके बाद तो आप हमसे क्यों आके कहते हैं, आपको चाहिए कि आप एडमिशन ऐसी जगह पे जाके और ऐसी ऑफर ले ही ना जो कि अनपेड. तो इसका जवाब तो सिंपल है कि हाउस जॉब के लिए और हर जगह कानून है कि आपको अनपेड नहीं होनी चाहिए. दे रहे हैं तो आपको ये एक्चुअली लेनी चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि वो ऐसी पोजीशन कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती जो आप ले रहे हैं. सेकंड सर ये सेकंड पे ये कह रहे हैं कि देयर शुड बी एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आवरली जॉब रेट फॉर डॉक्टर्स सिमिलर टू अदर कंट्रीज. दिस वुड कर्ब प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन टेकिंग एडवांटेज ऑफ डॉक्टर्स. हाउस जॉब के लिए वी हैव ऑलरेडी specified that house job, because see, house job is that one condition place where Pakistan Medical Commission is responsible for ensuring that they get, because it's a part of that training, graduate training program. When you go and search for a job in a hospital, let's be honest, that is a contract between an employer and an employee. And we are not as regulator of private contracts. So we can actually determine that minimum salary for a house job, but the rest of the contract is a contract between you and that hospital, and you need to make sure that you're getting the right contracts. Sir, next इनकी एक question है regarding fee structure. Different fee structures for LMGs, PMGs and FMGs for NLE exams. जी लोकल एंड फॉरेन की फीस का डिफरेंस. नहीं कोई डिफरेंस देखें. NLE के नेशनल exam लाइसेंसिंग से एग्जाम जो है उसके दो पार्ट्स हैं. उन दोनों पार्ट्स के लिए नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम पार्ट 1 की फी एक ही है जो कि इस दिसंबर में एग्जाम की गई है. यस सर, फॉर लोकल ग्रेजुएट्स. और उसके बाद आगे चल के वो एक ही होगी. So this was only to encourage the local graduate to come and appear in the national licensing exams. आगे चल के ये एक ही होगी. Foreign graduates once again जो उनको पार्ट 2 देना पड़ता है उसकी एक फी है जो उनको देना पड़ती है. So देखिए, local graduates are graduates who have studied in our own system, which is very very tightly controlled. For instance, आपको मैं थोड़ा आप लोगों को जो और पब्लिक के लिए कंजम्पशन के लिए भी मैं ये दे दूं पर्सपेक्टिव कि इस बार 2 लाख के करीब 1,95,000 डॉक्टर बच्चों ने एग्ज़ाम दिया. उनमें से सिर्फ 20,000 को एडमिशन मिलेगा. उनमें से भी 68,000 के करीब ने या तो उससे कुछ ज़्यादा ने MD-CAT पास किया. 20,000 को एडमिशन मिलेगा. अब वो तो एक बहुत टाइटली रेगुलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर और बहुत कंपेटिटिव है. अब जब आप उसको बाईपास करके कहीं बाहर चले जाते हैं
और आप ये भी नहीं देख रहे कि आपकी एफएससी में फर्स्ट डिवीजन थी या नहीं थी और आप एमडी कैट दिया या नहीं दिया। अब आप उस सारे सिस्टम को बाईपास करके जब बाहर से वापस आते हैं तो फिर हमें कुछ चेक्स तो लगाने होते हैं, और वो चेक्स बहरहाल हमारे लोकल ग्रेजुएट से डिफरेंट होते हैं, जिनको कि हम 5 साल के लिए रेगुलेट कर रहे हैं और उनके हर इम्तहान को भी फॉलो कर रहे हैं, उनके ऊपर सारे पाबंदियाँ भी हैं। सो ये एक चीज़ है जो कि हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ये 2 डिफरेंट पाथवेज हैं। सो इसको हम एक तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। सर नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड शुड आल्सो बी मेंटेन्ड बाय पीएमसी फॉर डॉक्टर्स। Why would PMC take that responsibility of maintaining employment record of all the doctors? You could decide to be self-employed. तो क्या मैं आपके क्लिनिक में जाके आपकी इनकम का रिकॉर्ड लूंगा? पाकिस्तान मेडिकल कमीशन regulates the certain aspects of your profession. That does not look at the business part of your profession. नेक्स्ट है कि रीस्टार्ट इशूइंग पीएमसी लाइसेंस कार्ड्स फॉर डॉक्टर्स आइडेंटिफिकेशन सिमिलर टू नादरा। ये थोड़ा इस पे मुझे, आप किस लिए चाहते हैं ये एक पीएमडीसी का कार्ड? पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो ये लाइसेंस है, ये लाइसेंस का सिर्फ एक ही पर्पस है कि जब आपको मरीज दिखाने आए तो उसको तसल्ली हो कि ये एक लाइसेंस प्रैक्टिशनर है। वो आपसे किसी मरीज ने सड़क पे रोक के नहीं पूछना, आपका लाइसेंस मौजूद है, मरीज चेक कर सकते हैं। अब मैं कुछ लोग मेरे से लाइसेंस चेक की जब बात कर रहे थे उस कार्ड की, मैंने कहा कि जी आप क्यों चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हम इसलिए चाहते हैं कि अगर हमें ट्रैफिक पुलिस वाला रोक ले तो हम उसको वो कार्ड दिखा सकें। देखें भाई, ये मेडिसिन आपने इसलिए नहीं पढ़ी कि आप ट्रैफिक पुलिस वाले को वो कार्ड दिखा के और आप यू कैन गेट अवे विद थिंग्स। दिस इज अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल पोजीशन, सो प्लीज डोंट बेलिटल इट। थैंक यू सर। एक ये रिक्वेस्ट है कि पोर्टल्स फॉर डॉक्टर्स टू फाइल देयर ग्रीवेंसेस रिगार्डिंग वर्कप्लेस इश्यूज, जिसमें थ्रेट्स हैं, सर्विस ब्लैकमेलिंग एटसेट्रा, इस तरह का वो पोर्टल कुछ चाह रहे हैं कि स्पेसिफिकली फॉर डॉक्टर्स होना चाहिए। अच्छा, ये पोर्टल अब पाइपलाइन में इंशाल्लाह ये हम सून लॉन्च कर रहे हैं, जिसके थ्रू जो डिसिप्लिनरी कमेटी के लिए होगी वो स्पेसिफिक उधर भी कर सकते हैं अपना जाके टिकट का, और वेबसाइट पे प्रॉपर अवेलेबल होगा। डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जनरल पब्लिक है, वो आके डायरेक्टली पीएमसी को कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये इसमें मैं भी एड अप करूंगा, जो हम पीएमसी के नए रेगुलेशंस बना रहे हैं, एक्रीडेशन स्टैंडर्ड्स हैं, एमबीबीएस का करिकुलम है, बीडीएस का करिकुलम है, हाउस जॉब के जो फैकल्टी के, उन तमाम में इन चीज़ों का एंटी हरासमेंट पॉलिसी हो गई, वर्क प्लेस जो एचआरए पॉलिसीज हो गई, हमने उसमें काफ़ी प्रोविजन रखी है ताकि जहाँ जहाँ पे ग्रीवेंस हो किसी भी डॉक्टर को, फैकल्टी को, तो वो हमें फिर कम्युनिकेट कर सकता है टुवर्ड्स जो पोर्टल है उसको उसके साथ नहीं कर देंगे, और फिर पीएमसी अंडर इट्स लॉ जो है फर्दर नेसेसरी एक्शन जो है कि लेंगे। तो ये भी थैंक यू सो मच सर। यानी अदनान साहब, हमारा ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी पाइपलाइन में है सेंट्रलाइज्ड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। इसमें सारी डिटेल्स अवेलेबल होंगी, व्हाट काइंड ऑफ कंप्लेंट यू वांट टू लॉन्च फॉर डॉक्टर्स, फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर जनरल पब्लिक एज वेल। आप सोन ही ये जो चेंज है और ये जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल देखेंगे हमारी वेबसाइट तो इस वक्त भी वो लॉन्च कर सकते हैं। बिल्कुल वो कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन ये ऑनलाइन पे तो वो ऑलरेडी जा सकते हैं, प्रॉपर सिस्टम होगा विद टोकन नंबर्स एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है इनकी, एक मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो ये कहना चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिश अ सेंट्रल सिस्टम वेयर पीएमसी लॉग्स इन द डॉक्टर्स एजुकेशनल डेटा एंड द डेटा इज देन पुश्ड टू हॉस्पिटल्स हु हैव एडवर्टाइज्ड फॉर अ जॉब, so that whenever doctors have to apply for jobs they don't have to get documents attested, copied, sets made and also take originals, just similar to Epic ECFMG. Just apply with PMC license ID and rest of the data hospital can collect paperless with digital trade. Basically ये digitization एक पूरे system को digitize करने की बात कर रहे हैं। देखें, इसमें पाकिस्तान मेडिकल कमीशन can be a component, a cog in the wheel and not the sole kind of owner of all this data and all this system. It's a very good suggestion. I must say, must appreciate. There's a lot of thought behind it, and we would want this to happen. But then PMC can provide that some of the critical elements in this data. But then there would be other data sets that probably would be coming from elsewhere. Hopefully, at some point,
or we'll reach that stage of digitalization Definitely, definitely sir. and connectivity. पाकिस्तान वैसे भी बहुत तरक्की कर रहा है in terms of digitalization. Yes, yeah. And जैसे कि सर ने कहा कि ये जो specific project की और centralized system की आप बात कर रहे हैं, it involves not just PMC but a lot of stakeholders. PMC could be a part of that huge project इसको वो करने के लिए. Thank you so much आपकी अदनान जब्बार साहब, डॉक्टर अदनान, आपकी ये जो recommendation थी बहुत अच्छी थी. Probably in future हम इसे put up करें with relevant authorities. अच्छा, तूबा आसिफ जो हैं वो ये कह रही हैं कि शी इज करंटली स्टडीइंग इन द फर्स्ट ईयर एमबीबीएस इन ढाका मेडिकल कॉलेज, बांग्लादेश, अंडर सार्क कोटा स्कॉलरशिप. This college is recognized by all the well-known world medical institutions, but you have put this college in B category or college list. It's a government medical college and I am in batch 78. वो कह रही हैं कि put the college in list A. This college, due to its study or other things, are worldly recognized. I think एक मैं क्लैरिफाई और भी कर दूं कि किसी कॉलेज का ए या बी में होना इज नॉट exactly necessarily indicative of the quality of that college. It's just the processes that they have fulfilled in order to get there. और वापसी पे भी जब आप कैटेगरी बी के कॉलेज से आते हो तो आपका पाथवे में सिर्फ यही डिफरेंस है कि आपको पहले नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ता है. अगर आप वहाँ से हाउस जॉब करके आए होगे तो हम वहाँ की हाउस जॉब को भी रिकग्नाइज कर लेंगे और उसके बाद ये कुछ क्राइटेरिया थे जो फिट नहीं हुआ. और इसमें इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कुछ यूरोपियन कंट्रीज के कुछ कॉलेजेस भी जो हैं वो बी में आ रहे हैं. ये नहीं है कि दैट्स नॉट रियली एन इंडिकेशन. इट्स जस्ट दैट दे हैव नॉट fulfilled the criteria of another independent regulator having certified that institution. But इसमें it is by no means says that that college is any less than any other college. सर दूसरा इसमें ये लग रहा है कि जिस तरह तुबा बता भी रही हैं कि ये 78 बैच में एंड ढाका यूनिवर्सिटी एंड ढाका मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिंस डिकेड्स चल रहा है. तो इसमें डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेशन जो हमने मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं जो डेटा लेकर रहा होगा या जो रेगुलेटर वगैरह का, देखिए वो सिंपल सी बात है. बिकॉज अगर आपके पास वो ऐसी एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जैसे IAR है, जैसे कुछ एरियाज में और इस किस्म की रेगुलेटरी बॉडीज हैं, तो उस वजह से वो फुलफिल नहीं किया, बी में आ गया. बट अदरवाइज एज आई सेड दिस इज नॉट रियली एन इंडिकेशन ऑफ इट्स क्वालिटी. और definitely we respect the और वहाँ का. I believe these lists are dynamic. They are not fixed. They keep on changing time and again. जिस तरह ये डेटा अपडेट होती जाएगी तो ऑटोमेटिकली उनका जो सिस्टम में मिनिस्ट्री में आ जाएगा एक कैटेगरी में. बिल्कुल. थैंक यू सर. अच्छा, हसाम अब्दुल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि I have completed my ONA levels from outside of Pakistan. For my equivalency, I need to send my documents to Pakistan, which takes 1 month to get to Pakistan. After that, IBCC takes 1 month to make an equivalency. My issue is that by that time my equivalency arrives, admissions will close in Sindh, especially in government colleges such as Dow and Jinnah. Please request these universities to have some sort of alternative for people awaiting the equivalency. Now it's on the end of the universities, basically. इसको कोई जवाब देना चाहिए. देखिए, इसमें पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का इस सारे प्रोसेस में कोई रोल नज़र नहीं आ रहा. इक्विवेलेंस आपने IBCC से लेना है. You are getting admission into the medical universities of Sindh. One thing I must say that if you're planning to get admission into a medical college in Pakistan and you know the process, and that includes the process of seeking in, and then you should have actually, it sounds patronizing and not good, but still, you should have actually initiated this process well in time to make sure that you have your documents ready when you are coming for admission. I'm afraid the point is that these universities have deadline to meet, and there are thousands and thousands of applications that they have to deal with. So they cannot really hold things for one person. Thank you so much, Assam. We wish you all the best कि आपका ये process जितनी जल्दी complete हो सके, so that आप in time अपनी जो relevant admissions जो bodies हैं उनमें आप admission करवा सकें. Next question है असद रसा का कि I've registered a complaint regarding incorrect name for NNE step 1
اور انہوں نے کمپلین نمبر بھی بتایا ہوا ہے. ڈپارٹمنٹ کی طرف سے انفارمیشن ہے کہ جی اس کمپلین نمبر کے اگینسٹ ہمیں کوئی بھی کمپلین نہیں ملی. ہم نے پھر اس ڈیٹ کے اندر جا کے اس نیم سے چیک کیا, کوئی کمپلین نہیں ملی. تو آپ ان سے ریکویسٹ کر دیں اپنا CNIC یا ای میل پرووائڈ کر دیں, تو ہم ان کا ڈیٹا کریکٹ کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا اسد صاحب, آپ سے جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں انہوں نے جا کے بیک گراؤنڈ میں آپ کے نام کے اگینسٹ, کیونکہ ہمارے پاس آپ کا ای میل ایڈریس بھی نہیں آیا ہوا تھا ان باکس میں, تو آپ کے نام کے اگینسٹ انہوں نے 18 اکتوبر جو آپ ڈیٹ بتا رہے ہیں, نہیں سوری رجسٹریشن ڈیٹ جو حساب آ رہا ہے اس کا, اس پہ جا کے چیک کیا ہے تو ان کو آپ کے نام کے اگینسٹ کوئی رجسٹریشن نہیں مل رہی. تو آپ کائنڈلی ان باکس کر دیں ہمیں اپنی ساری ریلیونٹ ڈیٹیل, ای میل ایڈریس, آپ کا نام, CNIC نمبر آپ کہہ رہے ہیں اسپیسیفکلی, جی CNIC نمبر اگر اسد صاحب آپ اسپیسیفکلی اپنا ہمیں بھیج دیں تو اس کے اگینسٹ ہم چیک کر لیں گے. اور کریکٹ پلیز کریکٹ CNIC بھیجیے گا تاکہ آپ کی جو کمپلین ہے اور آپ کی جو رجسٹریشن ہے اس کی کریکشن ہم لوگ کر سکیں. سر ہمارا نیکسٹ کوشچن اگین ہے مدرا ندیم, ان کی CNIC میں ایرر ہے. یہ آلریڈی ریزالوڈ ہے اور ویب سائٹ پہ کریکٹ اویلیبل ہے. مدرا آپ کی جو کمپلین ہے وہ ریزالوڈ ہے اینڈ اٹ از آلریڈی اویلیبل آن دا PMC ویب سائٹ. آپ اس کو چیک کر سکتی ہیں, اپنا جو فائنل سرٹیفکیٹ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں. اچھا حنیف اللہ خان صاحب کی طرف سے ہمارے پاس ایک یہ کوشچن ہے کہ when is PMC going to take یا is going to update the state of Kyrgyzstan medical colleges who got both sponsor notes from ECFMG and registration from IAAR body. Please give detail in this regard. Second, why not giving NEB exam center in Kyrgyzstan? Students want to give test but not possible in other countries. جی پہلے کچھ ڈاکٹر صاحب نے کلیریفیکیشن دے دی تھی. We had certain queries regarding the number of students who are studying in Kyrgyzstan and in different universities, and there are certain concerns that we have. So in that regard, we have already requested the embassy, Kyrgyz embassy in Islamabad to furnish us the relevant information, which we are waiting. So everything is on hold till the time we get that information. First thing. Second, NEB, also we have already clarified that there were only 2 students who wanted to appear in NEB from Kyrgyzstan. So we cannot really create a center for two candidates. So I'm afraid you'll have to come back and appear if you want to. One thing I want to add is that کہ since queries ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ سینٹر کرغزستان میں ہونا چاہیے, انہیں NEB ایگزام دینا ہے, تو میک شیور کہ آپ لوگ PMC کی آفیشیل ویب سائٹ, PMC کی فیس بک پیج کے ساتھ لنکڈ رہیں, کیونکہ ہم اناؤنس کرتے ہیں ہر دفعہ NEB کی ایگزام ڈیٹس, اور اس میں ہم فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں سینٹرز کی. What I think here is that there is a lack of information rolling. آپ اپنے آپ کو انفارمڈ رکھیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اگر اتنے سارے اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کرنا ہے NEB کے لیے اور وہ کر نہیں رہے ہیں, ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس صرف 2 اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, اٹ مینس کہ آپ لوگ ٹائملی رجسٹریشن پروسیس کو فالو نہیں کر رہے ہیں. تو کائنڈلی آپ لوگ PMC کی آفیشیل ویب سائٹ اینڈ ہمارے اس فیس بک پیج کو فالو کریں فار آل کائنڈز آف اپڈیٹس. اچھا سر, ڈاکٹر حمزہ اقبال ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ I'm a house officer from Karachi. I would like to ask a question which is in the minds of thousands of young doctors. As you know that the opportunities of postgraduate training is very scarce in Pakistan, considering the number of medical graduates per year. Many people, even after passing multiple exams, fail to secure a good training position. My question is, what's the policy of PMC towards this issue? Well, I think we are looking at a little bit of a disconnect between the needs and the wishes. ہمارے ڈاکٹر بہت سارے جو ہیں وہ ٹریننگ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ سلاٹس کے لیے, ویئر ایز کہ دوسری جگہ جہاں سوسائٹی کی بہت نیڈس ہیں وہاں ٹریننگ سلاٹس اور وہاں پہ اپرچونیٹیز خالی پڑی ہیں. فار انسٹنس اب فیملی میڈیسن ہے, فیملی میڈیسن کی طرف کوئی بھی نہیں جا رہا. Our society badly needs family medicines. We need more training opportunities. We also need more doctors going into family medicine. کچھ اسپیشلٹیز ہیں جہاں پہ کہ سب لوگ جانا چاہتے ہیں. دنیا بھر میں دیکھیں, آپ کسی بھی دنیا میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کی جو ٹریننگ سلاٹس ہوتی ہیں وہ الائنڈ ہوتی ہیں آپ کے سوسائٹی کی آگے نیڈس سے. اور اس میں ہمیں انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے کہ وہاں ہم اپنی خواہش کے مطابق جو ہمیں بتایا گیا ہوتا ہے کہ سرجری میں بہت بڑا کمال کیریئر ہے, یا ہم نے دیکھا ہے
मेडिसिन गायनी ऑप्स में बहुत है, वो हम सब के सब वही करना चाहते हैं, तो वहाँ तो ट्रेनिंग स्लॉट्स लिमिटेड होंगी. When you're planning your career as a doctor, you also need to look at not just wishes or hearsay, but also where those opportunities are and where those training slots are. We are looking at this. Pakistan Medical Commission has started looking at the data. अब हमने क्योंकि सब प्रोसेसेस को ऑनलाइन किया है, तो हमें ये सब इंफॉर्मेशन भी मिल रही है कि हमारे पास कितने लोग हैं, अब आगे आ जाएगा कहाँ कहाँ हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उस तरह हम पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के साथ अलाइन कर सकेंगे मूविंग फॉरवर्ड के. और वहाँ बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली डिफाइंड होगा कि जी इतनी ट्रेनिंग स्लॉट्स हैं इस प्रोग्राम में या इस स्पेशलिटीज़ में. तो अब भाई अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ टॉप पे बहुत कंपटीशन होगा, आपको हो सकता है आपको इंतज़ार करना पड़े या ये स्लॉट ना मिले, और हो सकता है दूसरी जगह पे स्लॉट आपका इंतज़ार कर रही है. सो मेक दोज राइट काइंड ऑफ चॉइसेस वेयर यू हैव दोज अपॉर्चुनिटीज. सो goes without saying, the country needs more training institutes, more training, more doctors. और दूसरी चीज़ ये भी जहन में सोच लें कि जब आप ट्रेन करके फ़र्ज़ करें स्लॉट लेके डॉक्टर बन जाएंगे और उस स्पेशलिटी के अंदर ऑलरेडी सैचुरेशन होगी, तो फिर आप कहेंगे कि जॉब्स के लिए आप क्या कर रहे हो. सो ये हम सबको और आपको भी बैठ के देख के सोच लेना चाहिए कि आप पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग किस डिसिप्लिन में करना चाहते हैं, वहाँ कितना कंपटीशन है और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है. सो don't just look at the only glamorous options and then join the crowd. You as the doctors now need to do some homework on your future careers as well. Thank you so much, sir. It is indeed highly important कि आप किसी भी फील्ड में हो, आपके पास उसका कंप्लीट डेटा हो regarding your career paths. प्रॉपर रिसर्च से फिर आप इन जो हर्डल्स हैं इनको पास कर सकते हैं and you can like provide a better career path for yourself. अच्छा, माहीन ये पूछ रही हैं कि my query is just to confirm if PMC will award 100% scholarship for tuition fee on need basis if a student deserves it. See, आपने खुद ही कह दिया if a student deserves it. That's the catchphrase. Pakistan Medical Commission will, within the resources they have, try to help as much as possible, and even that could include 100% scholarship, as I said, within the resources we have, if the student deserves it. And the entire assessment process for this application would be based on your deserving for financial support. सर इसी के साथ एक सिमिलर क्वेरी मुस्तसिम बिल्ला की हैं. वो ये पूछ रहे हैं कि कैन यू प्रोवाइड फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कॉलरशिप, विल इट बी ऑन प्रोविंशियल मेरिट बेसिस और एज अ होल, एंड हाउ कैन वी टेक लोन्स इफ वी आर डूइंग प्राइवेट MBBS? जी, मैं प्राइवेट इसमें अभी तक जो स्कॉलरशिप फंड है, इट्स अ नेशनल स्कॉलरशिप फंड. देयर इज नो प्रोविंशियल एलोकेशन. वैसे आपके थ्रू हम प्रोविंसेस को भी अपील कर देते हैं, जब आपने मान ही लिया है कि आप ऐसा करें कि तमाम प्रोविंसेस अपने इस फंड में कंट्रीब्यूट करें और शर्त लगा दें कि जी इस फंड में ये जो हम हिस्सा डाल रहे हैं ये सिर्फ हमारे जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो हमारे डिजर्विंग स्टूडेंट को मिलेगा, ये इतनी एलोकेशन हमारे स्टूडेंट के लिए होगी. We'll be too happy to provide the infrastructure and all the background work for free for them. एक दूसरी बात आपने कहा कि how can we take loans if we are doing private MBBS? This scholarship fund essentially was created for those students, क्योंकि public sector medical colleges की तो फी इतनी ज़्यादा नहीं है. लेकिन आप सब देखते हैं कि आपके जब पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस का जो मेरिट है वो कहीं 90% से ऊपर जाके ख़त्म हो जाता है, तो उससे एक पॉइंट नीचे जो स्टूडेंट रह जाता है वो उस कम लायक तो नहीं होता, बट दैट स्टूडेंट हैज़ टू ऑप्ट फॉर अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज. हम उन्हीं स्टूडेंट्स को तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहते हैं लोन या स्कॉलरशिप की फॉर्म में. सो जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग एडमिशन इन अ प्राइवेट MBBS कोर्स is not really a deterrent. That actually is one of the qualifications that you have.
Thank you so much, sir. Indeed, अगर आपकी सर आपकी रिकमेंडेशन भी बहुत अच्छी है, and I would recommend कि अगर ये अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी बात करें इनसे रिलेटेड स्कॉलरशिप फंड्स में हम कंट्रीब्यूट तो करने रिक्वेस्ट के लिए. करेंगे कि जनाब आप पूल करें और हमें शर्त लगा दें कि जी ये हमारा जो हिस्सा है ये तो सिर्फ हमारे हमारी प्रोविंस के government. बच्चों को मिलेगा. We'll be too happy to do that. Thank you so much, sir. अच्छा, तलहा अहमद ये पूछ रहे हैं कि why MFDS, RCS, which is BDS related, has got no exemption as compared to MRCP UK, which is MBBS related, and why is this discrimination done to BDS students? Why? What do you mean by exemption? ये मेरे को क्लैरिटी नहीं दी कि So, किस सेंस में अगर एग्जेम्पशन तो मांग रहे हैं. आप ये पूछ रहे हैं कि क्या MFDS, RCS जो है वो एज एडिशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो देख लेंगे. वो आई थिंक एजुकेशन चाहिए वो है, वो ऑलरेडी है. सो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जी MRCP UK जो है एडिशनल क्वालिफिकेशन है, इसकी बेसिस पे इफ यू आर रेफरिंग टू NLE exemption, there is no exemption. So MRCP UK does not exempt you from national licensing exam. For that you need to have CCT UK. और वो डेंटल में भी अगर आपके पास CCT है और आपके पास स्पेशलिस्ट लाइसेंस है जिसको कहते हैं, तो फिर आपको भी एग्जेम्पशन होगी पाथवे 3 के. तला साहब सर ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया. वैसे आपकी एग्जेम्पशन यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं थी कि आप किस सेंस में एग्जेम्पशन कह रहे हैं, बट बेस्ड ऑन अजम्पशन कि शायद आप अगर NLE से एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं तो अगेन MRCP UK भी NLE से एग्जेम्प्टेड नहीं है, अनलेस सर ने कहा कि CCT UK आपने हासिल किया हो. सर नेक्स्ट क्वेश्चन मुदस्सिर कबीर की तरफ से है कि I want to get information about the PMC scholarship fund, when it will receive applications and will it be available for already enrolled private students. Secondly, PMC has given notification to the private colleges to get fee after the clearance for previous year's exam, but here there is no response received from college against that issue and they are still demanding fee before the exam. फर्स्ट का मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि PMC स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशंस हैं वो अब हम रिसीव कर रहे हैं. हमारा फॉर्म लाइव है हमारी ऑफिशियल PMC वेबसाइट के ऊपर, विच इज www.pmc.pk. जो डेडलाइन है स्कॉलरशिप एप्लीकेशन की वो है 4 दिसंबर 2021. सारी एप्लीकेशंस जो हमारे पास आई हुई हैं वो रिव्यू कमेटी की तरफ से रिव्यू होंगी एंड इन केस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग एंड अप्रूवल आपको एक स्कॉलरशिप या फिर लोन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आप अपनी एडमिटिंग कॉलेजेस को प्रोवाइड करेंगे एट द टाइम ऑफ द एडमिशन इन केस आप एलिजिबल हुए फॉर द स्कॉलरशिप. सर सेकेंड क्वेश्चन एड्रेस कर दें कि आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जाम, ये कहा गया है रेगुलेशंस के हिसाब से, लेकिन कॉलेजेस जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं फी. उन्होंने वैसे फिर स्पेसिफिकली किसी कॉलेज का नाम नहीं दिया कि कौन से कॉलेज ऐसे हैं जो डिमांड कर रहे हैं अभी भी फीस बिफोर द एग्जामिनेशंस यानी कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, जिस ईयर में वो एनरोल्ड हैं. नेक्स्ट ईयर की फीस पहले से मांग रहे हैं. जी इस पे बड़ा क्लियर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने ऑलरेडी एक से ज़्यादा दफ़ा क्लैरिफाई कर दिया है कि आप फी एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद अगली क्लास शुरू होने से पहले नहीं मांग सकते. सो दैट देयर आई थिंक इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है. अगर कोई कॉलेज किसी को रिमाइंडर भेजता है कि जी जनवरी में आपने फीस जमा करानी है, दैट इज़ फाइन, वो तो वो सिर्फ रिमाइंडर दे रहा है, बट वो किसी स्टूडेंट को ये नहीं कह सकता कि आप, और इसकी बुनियाद पे किसी का एडमिशन रोकना इनटू द एग्जाम, दैट दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू डू. एंड सो we have our position is very clear. If there is any such case, that should be reported to Pakistan Medical Commission. तो आपसे रिक्वेस्टेड है कि काइंडली कोई भी ऐसी कॉलेज की डिटेल्स के साथ अगर आप हमें रिपोर्ट करते हैं तो हम विद एविडेंस तो हम पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं एज पर लॉ. सर अब्दुल वाजिद खान साहब, इनकी काफ़ी सारी 3-4 इनके क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग एम्बेडेड इंटर्नशिप उसको अगर हम एड्रेस कर लें कि यू हैव टोल्ड इन एन इंटरव्यू दैट एनीवन हु हैज इंटर्नशिप embedded in their MBBS degree, just like in China, which have 6 years MBBS with embedded internship, will it be exempted from doing internship in Pakistan? And what is the licensing pathway for them? Because I can't see any pathway in the present licensing pathways. जी क्लैरिफाई कर दूँ मैं अपना यहाँ का सिस्टम.
اور پھر دیکھ لیں کہ باہر کا کوئی بھی سسٹم ہوگا تو اس کے ساتھ الائن ہوگا تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. پاکستان کے اندر آپ MBBS کرتے ہیں, you get a degree and then you get a provisional license based on which you are actually involved in patient care, and that is that 1 year of internship. اس سے پہلے آپ 3 سال کے لیے آپ ڈاکٹرس آپ میڈیکل اسٹوڈنٹس کے طور پہ وارڈ میں جاتے ہیں, آپ پیشنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں انڈر سپرویژن آف یور ڈاکٹر, اور وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں, لیکن اس وقت آپ ناٹ ایز اے لائسنس پریکٹیشنر بٹ جسٹ ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ. سو جو بھی ہم انٹرنشپ ایکسیپٹ کریں گے equivalent to house job اور ایز این ایگزیمپشن فار ہاؤس جاب ہوگی, وہ ہوگی جو کہ ایک شخص کو, ایک اسٹوڈنٹ کو ڈاکٹر لائسنس کے بعد اس نے کی ہوگی. اگر اس کے گریجویٹ پروگرام کے اندر ایمبیڈڈ ہے وہ 2 سال کی 3 سال کی ٹریننگ, اور اگر اس کے اندر لیٹ سے کہ وہ ملا کے بھی وہ اس نے 2 سال کے کلینکلس کیے ہیں, تو وہ تو ہم تو آلریڈی 3 سال کے کرتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ. So as a graduate student جو اس نے کام کیا ہے, that does not count towards internship. It's only after they get a license as to practice as an work as an intern, اس کو ہم accept کریں گے. I hope that answers the question. یہ difference ہمیں بڑا clear ہے اور clear ہو. ان کا second concern ہے کہ if any foreign graduate with embedded internship in their degree wants to do their embedded internship in Pakistan, what is the process of provisional license for those students? And the present requirement for provisional license is degree, and we have only received our transcripts before doing the embedded internship. ایک چیز, you do not get anything from Pakistan on the basis of your transcripts. You have to get a degree. If you have a degree, a graduate degree from the university, then you, depending on what university, if it's a category A university, then you can get a provisional license to do your house job. You call it internship, we call it house job. If you are a category B university, you get your license, pass your licensing exam, and then get your license, provisional license, and then for house job, and then complete your house, after completion of your house job, you get your full license. So those pathways are very clear. But however, there are no shortcuts there. You cannot get an internship in Pakistan on the basis of any transcripts. Unless you get a degree, we do not accept you as a graduate. پھر ان کا concern یہ ہے کہ can we appear in NLE step 1 and 2 if we are doing our embedded internship and only have transcripts? No, وہ provisional license absolutely. کی- You need to have your degree, only then you are qualified. And can we appear in FCPS part 1 for continuing our study without passing NLE step 1 and step 2? NLE, interestingly, that question should not concern Pakistan Medical Commission. It's the College of Physician Surgeons, Pakistan. But if you are appearing for your FCPS part 1, they are going to ask you for a license. Full license. So if you have a license, only then you can appear for your FCPS part 1. اچھا سر, ہمارے پاس جو کامنٹس میں اس وقت لائیو آ رہے تھے, میں ایک چیز کلیئر کر دینا چاہوں. میں کامنٹس کنٹینیوسلی پڑھ رہی ہوں یہاں پر, اینڈ بہت سارے بچے یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ سارے کویشچنس پلانٹڈ ہیں. تو ان کو ہم یہ کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی کویشچن پلانٹڈ نہیں ہے. ہمارے پاس جو کمپلیننٹس ہیں جنہوں نے اپنی گریونسز, اپنی کمپلینس اور اپنی سجیشنس تک ہمیں فارورڈ کی ہیں, ان کی سارے کریڈینشیلز ہمارے پاس موجود ہیں. کہیں سے بھی یہ کویشچنس پلانٹڈ نہیں ہیں. ہم نے یہ ساری چیزیں ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے پہلے اس لیے لینے کی کوشش کی تھی کویشچنس کیونکہ ہاف آف دا ٹائم ابھی جب میں کامنٹس پڑھ بھی رہی ہوں اس میں صرف ایک چیز لکھی ہوئی آ رہی ہے which is reduced MD-CAT کے scores percentage کو 50%. میں ایک اس بارے میں کہنا چاہوں گا کہ جی اگر وہ پلانٹڈ کویشچن ہیں تو آپ کے جو لیجیٹمیٹ کویشچن ہیں وہ آپ دے دیں, ہم ان کو جواب بھی دے دیں گے ساتھ ساتھ. سو اگر کوئی آپ بتا دیجیے گا, سو وہ کہہ رہے ہیں ریڈیوس MD-CAT percentage, there's a very very simple answer to that, no. پروونشلی کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں 50% کر دیں, KPK میں 50% کر دیں. مطلب بچے فوکس اس پہ رکھ رہے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے اس کا پاسنگ کرائٹیریا 50%. جی میں آپ کو نہیں, بچوں کے لیے میں تھوڑا سا, بچے نہیں کہنا چاہیے, اسٹوڈنٹس کہیں کہ سینسٹیوٹی نہ ہرٹ ہو. آپ کے پاس 20,000 سیٹس ہیں, آپ کے پاس
ऑलरेडी 68,000 से ज़्यादा इस साल के लिए हैं, कुछ पिछले साल वाले भी क्वालिफाई करेंगे, सो 75,000 से ज़्यादा लोग हैं. आप ये परसेंटेज रिड्यूस करवा के क्या करना चाहते हैं? यू रियली वांट अस टू टेल यू कि अच्छा अब आपको खुली छुट्टी है, अब आप कहीं से जाके सौदा कर लें और आप अपने आप को मेडिकल कॉलेज में किसी तरह से लाइन ब्रेक करके कर लें? आई एम सॉरी, दैट्स नॉट हैपनिंग. There are people who have worked harder than you, with due respect, who have scored more marks than you. They have every right to compete for this entrance test. आपका पूरा हक है कि आप ख्वाहिश करें डॉक्टर बनने की. आपको पूरा हक है कि उसके लिए तैयारी करके आप इम्तहान दें. लेकिन मेडिकल कॉलेज में दाखिल होना आपका हक नहीं है. वो एक कंपटीशन होता है जिसके बाद जिसको ये वो पूरा करता है रिक्वायरमेंट्स, वो दाखिल होता है. सो ये प्लीज़ चीज़ अपने जहनों में रख लें कि सिर्फ ख्वाहिशात के ऊपर ज़िंदगी नहीं गुजर सकती. आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना है, और उसके बावजूद कि आप सब हार्ड वर्किंग होंगे, और आप हैं, और आप सब बहुत लायक हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उनमें से 20,000 से ज़्यादा लोग उन सीट्स के ऊपर नहीं जा सकते. कुछ लोगों को बहरहाल मायूस होना पड़ेगा. आपके पास और ऑप्शन भी होंगी. आप अगले साल भी दे सकते हैं, आप कोई और प्रोफेशन भी ले सकते हैं. लेकिन ये एक कट ऑफ है, वेल थॉट आउट, एंड देयर इज नो रीजन वी शुड चेंज इट. सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे आ रहे थे थ्रू आउट द स्ट्रीम, थ्रू आउट द जो कमेंट्स हैं, उसमें बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीट इनहैंसमेंट्स के. बहुत सारे बच्चे केपीके एंड फाटा इन सब रीजन से वो रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं सीट इनहैंसमेंट्स. जी देखिए, सीट इनहैंसमेंट हमने नहीं करनी. सीट इनहैंसमेंट का एक प्रोसेस होता है. एक कॉलेज है, वो कहता है कि जी हमारे पास एक्स नंबर ऑफ सीट्स हैं, लेट्स से 100 सीट्स हैं या 200 सीट्स हैं, हमें 50 और सीट्स चाहिए. वो अपनी तमाम रिसोर्स जो उसके लिए फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, वो फैसिलिटीज़ अपनी इंक्रीज़ करते हैं. उसके बाद वो अप्लाई करते हैं, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन देखता है, वो रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं तो सीट एनहेंसमेंट हो जाती है. आप इसकी मिसाल ऐसे ही ले लें कि एक फ़्लाइट जा रही है किसी दूसरे शहर, उसके अंदर एक एक्स नंबर ऑफ सीट्स हैं. अब कोई ये नहीं कह सकता कि जी मुझे भी बिठा दो या 10 मुसाफिर और भी बिठा दो, वो खड़े होके चले जाएंगे. For every student, medical student who gets admission into a medical college, there has to be resources in terms of top teachers, equipment, classrooms, patients, ताकि वो बाहर ट्रेन हो के निकल के एक से ऐसा डॉक्टर बने जो सोसाइटी में फिर के काम आ सके. हमने सोसाइटी को क्वालिटी डॉक्टर्स देने हैं, और वो इस किस्म की रियायतें देकर नहीं दिए जा सकते. So हम चाहेंगे, we'll be very happy, we'll be extremely happy if the authorities there or concerned people there actually develop more facilities for teaching for students, and then we'll be happy to go inspect them, recognize them if they are up to the mark, and that is the pathway to seat enhancement. अच्छा सर, एक कमेंट इधर मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं. फाटा का एक सेंसिटिव इशू कुछ अरसे से चल रहा था, तो इस पर इसमें जिस तरह सर ने बहुत ही क्लियर कर दिया कि ये सीट इनहेंस जो कोटा वगैरह हैं किसी की भी, पेशावर की, बनू की या क्या, तो ये कंसर्न प्रोविंशियल जो अथॉरिटीज़ हैं उनका डोमेन है, नॉट अवर्स. हम तो नेशनल स्टैंडर्ड्स देते हैं यहाँ जो भी सीट एलोकेट करते हैं. फाटा के बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ जो उनका फिनोमेना चेंज हुआ था विद तो उनकी हम 36 सीट्स रहती थी, वो हमने बाय द एंड ऑफ लास्ट मंथ हमने फाटा के लिए 36 MBBS की सीटें जो है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे हमने उनको दे दी हैं, और अकॉर्डिंगली वो जो फाटा का जो कंसर्न था वो हमने एड्रेस कर दिया है. ये जो भी कंसर्न है उनके नोटिस में. थैंक यू सर. अच्छा, एक कंसर्न ये भी आ रहा है कुछ कमेंट्स के थ्रू कि MBBS जो ईरान यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, आर वी रिकॉग्नाइजिंग देम, इज PMC रिकॉग्नाइजिंग देम?
No, categorically no, because ईरान के अंदर जो उनकी डिग्री है that is an MD degree which is a 7-year program. पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का स्टैंस है कि हम हर उस यूनिवर्सिटी और हर उस डिग्री को मानेंगे जो डिग्री उस मुल्क के अंदर उस डॉक्टर को, उस डिग्री होल्डर को वहाँ का लाइसेंस दे दें. ये जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं ये प्योरली पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों के लिए बनाए गए हैं. MBBS के बाद कोई डॉक्टर ईरान में प्रैक्टिस लाइसेंस नहीं ले सकता वहाँ उसको एज लाइसेंस प्रैक्टिस. सो अगर वो अपने मुल्क में उसको एज डॉक्टर तस्लीम नहीं करते तो हमारे पास वो यूनिवर्सिटी नहीं करती तो हमारे पास वो एज डॉक्टर कैसे भेज सकते हैं. एक दो कंसर्न्स बीच में ये भी आई थी कि बच्चे ये पूछ रहे हैं कि डज UHS कम अंडर PMC? No, UHS is a university. UHS is an autonomous organization. So they are a degree unit. They are the largest university in Punjab, medical university in Punjab or in the country. As a matter of fact, they do not come under PMC. They have got their own rules. We work together, and there are certain regulations which Pakistan Medical Commission frames, and the university incorporates in their programs. That includes the standards of medical undergraduate medical education, the curriculum and all that, but they are independent. Thank you so much. Thank you to all the members जो हमारे साथ यहाँ पे seated थे. I would again emphasize on the fact कि आप please ये नहीं समझिएगा और ये ना consider करें कि ये seated comments हैं. e-Kachehri रखी इसीलिए गई है because PMC believes in transparency and we are always here. हमने हमेशा हर दफ़ा जो भी कंसर्न्स रेज हुए, ग्रीवेंसेस स्टूडेंट्स के हुए, ऑफिस से लेकर अपनी हेल्पलाइन से लेकर अपनी वेबसाइट से लेकर एंड इंडिविजुअली हमने हमेशा हर जो हमारा एप्लीकेंट है जो भी जिसकी ग्रीवेंसेस है उनको इंटरटेन करने की, उसको सॉल्व करने की, उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की अपनी भरपूर कोशिश की है. एंड दिस फर्स्ट e-Kachehri इज अगेन अ स्टेप टुवर्ड्स फ्यूचर रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस एंड कंसर्न्स. आज फर्स्ट e-Kachehri है. इंशाल्लाह ताला इन द कमिंग मंथ हमारी फर्दर कचहरीज भी होंगी. आपकी जो भी कंप्लेंट्स हैं आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं इस प्रोसेस को, अपनी कंसर्न्स एंड सजेशंस एंड ग्रीवेंसेस इन सबको शेयर करने के लिए. मैं सबका अगेन शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. सर अगर आप कंक्लूडिंग नोट अपना एक प्रोवाइड कर दीजिए प्लीज, ताकि हम इस e-Kachehri को फर्स्ट e-Kachehri को कंक्लूड कर दें. जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो लोग इस सारे को फॉलो कर रहे थे, जिन लोगों ने हमें क्वेरीज भेजी, क्योंकि इन क्वेरीज के थ्रू एक्चुअली हमें अपनी बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई करने का मौका मिल जाता है. और जो एक बहुत शुक्रिया इस वज़ीर आज़म के इस प्रोग्राम का कि इसके थ्रू हमें एक इंटरेक्ट करने का प्लेटफॉर्म मिल गया. आपको जैसे पहले कह दिया गया कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके क्वेश्चंस हैं और आप क्वेश्चन कर सकते हैं. और गिला इस वक्त कीजिएगा अगर आपका क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट ना हो. अगर बट एक और चीज़ मैं इसमें रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो लॉजिकल क्वेश्चंस हों या सजेशंस हों, दे आर वेलकम. कंप्लेंट्स हो, दे आर वेलकम. वी आर हियर टू रिड्रेस देम, बट दे नीड टू बी कंस्ट्रक्टिव. आई मीन वो उसमें ये होता है कि जितना ज़्यादा इस किस्म के कमेंट्स, रेलेवेंट कमेंट्स वगैरह होते हैं, उनमें शेफिंग थ्रू दैट एक्चुअली दैट टेक्स समटाइम्स देयर इज अ लाइकलीहुड कि कोई अच्छा क्वेश्चन ना कहीं इधर उधर हो जाए. बट वी अप्रिशिएट एवरीथिंग दैट यू से एंड वी read everything to you say, we listen to everything that you say and try our best to make sure that we are responding to them and taking note of them. बाकी ये है कि हम क्योंकि रेगुलेटर्स हैं इसलिए हमें बाज़ मुश्किल चीज़ें भी फैसले भी करने पड़ते हैं. हमें बाज़ औक़ात आपकी जो रिक्वेस्ट होती है उनके ऊपर हमें ये भी कहना पड़ता है कि ये नहीं हो सकता, बट दैट्स इन द लार्जर गुड ऑफ द सोसाइटी एंड एज पार्ट ऑफ आवर जॉब. सो आई होप यू विल स्टे विद अस एंड जॉइन अस इन द फ्यूचर एज वेल. थैंक यू वेरी मच और बहुत शुक्रिया सबका. जो अब हम अपनी स्पीच को क्लोज करते हैं. अगर आपके अभी भी कोई कंसर्न्स हैं, जैसे कि सर ने बताया, आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं.
ہم انشاءاللہ ان دی اپ کمنگ کچہری اسے ضرور کنسیڈر کریں گے اور اسے ایڈریس کریں گے بیکاز ہمیں کنٹینیوسلی اتنے ہی کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہیں اس کو سیف تھرو کرنے میں ہمیں ٹائم لگتا ہے اور جو موسٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہم صرف اسی کو ایڈریس کر پاتے ہیں جو کہ کلیکٹیو کویشچنز ہوں جو ملٹیپل لوگوں کی گریونسز کو ایڈریس کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا. اگلے دفعہ تک اللہ حافظ.